हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आप सभी का स्वागत है। सभी लोग आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, सभी लोग आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम्म आपके सामने पहला क्वेश्चन है और आज साइंस के क्वेश्चन होने वाला है। इसका थर्ड पार्ट है। और हो गया है ना? नहीं पढ़ रहा। चलो, पहला क्वेश्चन लगाओ। लगाइए सब लोग। मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए, पहला क्वेश्चन है ध्वनि तरंग। तरंग होता क्या है भाई? तरंग एक ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? ऊर्जा। जब कोई भी चीज वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट मतलब एक जगह वहीं आना फिर आना, जाना जाना आना जाना, यानी ऐसे ऐसे आपको वाइब्रेट करते रहता है। आप देखोगे तो ये वाइब्रेशन है। तो कोई भी कण जब वाइब्रेट करेगा तो वो तरंग होगा। ठीक। अब तरंग दो प्रकार के होते हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग, एक अनुदैर्ध्य तरंग। या आप कह सकते हो कि एक आपको मैकेनिकल वेव, एक नॉन मैकेनिकल वेव, दो प्रकार के होते हैं। सो ध्वनि तरंग एक मैकेनिकल वेव है। और ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? ये आपको अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसा है? अनुदैर्ध्य तरंग। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग का एक खास बात यह होता है कि इसको माध्यम चाहिए। क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। और माध्यम इसलिए भी चाहिए कि आपको देखिएगा, सघन, सघन माने एकदम नजदीक नजदीक, और फिर विरल, 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 सघन विरल, सगर विरल के माध्यम से अपना गमन करता है। इसके लिए कण की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग कैसा है? पक्का क्वेश्चन पूछेगा, एकदम रखो, 100% क्वेश्चन पूछेगा। ये आपको ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश तरंग कैसा है? प्रकाश तरंग एक तो विद्युत चुंबकीय तरंग है और उसमें में आपको अनुप्रस्थ तरंग है। लाइट पूछे तो लाइट, लाइट वेव, लाइट वेव पूछे तो आपको क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग के साथ अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश कैसा? अनुप्रस्थ। माध्यम चाहिए? नहीं चाहिए। प्रकाश की चाल क्या होता है? 10 के पावर 5 किलोमीटर में। किलोमीटर में पूछे तो 10 के पावर 5 होता है, 3 इंटू 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर में पूछे 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये भी याद रखिएगा। ये अनुप्रस्थ तरंग है, इसको माध्यम की जरूरत नहीं है। निर्वात में इसका चाल जो होता है ये होता है। और आपको जो आपको साउंड वेव है उसको माध्यम चाहिए, वो निर्वात में नहीं चल सकता है। चलो ठीक। यांत्रिक तरंग किस माध्यम में संचारित हो सकती है? तो इसको माध्यम चाहिए, ठोस में, द्रव में और गैस में। यांत्रिक तरंग जो है सबसे अधिक किसमें चलता है? ठोस में चलता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद सबसे कम गैस में। इस तरीके से मैकेनिकल में। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग किसमें संचारित होता है? निर्वात में। इसको कोई माध्यम नहीं चाहिए, कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, माध्यम नहीं चाहिए। जैसे सूरज के प्रकाश आता है 8.20 मिनट में, यानी 8 मिनट 20 सेकंड में सूरज के प्रकाश पृथ्वी पर आता है विकिरण द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण द्वारा। उसमें माध्यम की जरूरत नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखिए। तरंग की चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तरंग की चाल, चाल का एसआई मात्रक होता ही है, चाल ये भी है, तो चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। वो किसी भी चाल का हो, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तरंग की भी चाल क्या कर रहा है? चल रहा है। चलने में जितना समय लगा रहा है, यानी तरंग की आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। हेनरी हर्ट्ज के सम्मान में इसका एसआई मात्रक का नाम रखा गया है। इसका आपको आवृत्ति, आवृत्ति होता क्या है बउआ? देख लो, आवृत्ति ये होता है, अगर कोई तरंग है तो आपको वाइब्रेट करेगा, तो 1 सेकंड में कितना वाइब्रेट कर रहा है? 1 सेकंड में जितना वाइब्रेट कर लिया वही उसका, यानी 1 सेकंड में कितना ऊपर नीचे या सघन विरल, सघन विरल, सघन विरल गया। इस तरीके से आप देखिएगा दो प्रकार से तरंग चलता है। ये देख लीजिए, आपको देखिएगा कि अनुप्रस्थ जो तरंग होता है ये लंबवत चलता है, ऐसे इस तरीके से। अनुदैर्ध्य जो तरंग होता है, अगर यहां से माध्यम है, यहां अगर लोहा है मान लो और इस पर पीटोगे तो ये कैसे निकलेगा? यहां से ध्वनि तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। तो ये सबसे पहले नजदीक के नजदीक इसका कण रहेगा, इसे सघन कहा जाएगा, सघन। फिर इसका कण दूर दूर जाएगा, दूर दूर, इसे विरल कहा जाएगा। तो सघन विरल, सघन विरल से माध्यम से अनुदैर्ध्य तरंग यानी आपको साउंड वेव चलता है, और अनुप्रस्थ जो होता है वो अपना लंबवत चलता है। चलिए आगे चलते हैं।
तरंगधार का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे एंगस्ट्रोम में भी मापा जाता है, 10 के पावर -10 एंगस्ट्रोम होता है। ये जो होता है एंगस्ट्रोम में भी मापा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन एसआई मीटर जो होता है मीटर, क्योंकि भाई तरंगधार क्या है? तरंग की लंबाई है। जो ये तरंग चल रहा है इसकी लंबाई जो है वही तरंग आधार है। दो या तो शीर्ष के बीच की लंबाई पूछता है या दो गर्तों के बीच की लंबाई पूछता है। तो ये क्या होता है? एक प्रकार का आपको दूरी होता है और दूरी का मात्रक क्या होता है? एसआई मीटर होता है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दरोगा में क्वेश्चन पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, ध्वनि का तरत्व होता है, तत्व नहीं, यहां पर तरत्व होगा, छूट गया है, यहां पर एक तरत्व लिख लो, पिच जिसे कहा जाता है। तो ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करेगा? जैसे कोई पतला बोलेगा, कोई मोटा बोलेगा, कोई की आवाज में ज्यादा एनर्जी होता है, ये आवृत्ति पर। कितना जल्दी तुम बोल रहे हो, यानी कितना जल्दी तुम्हारा ये कंठ वाला जो है ना साउंड, ये कितना वाइब्रेट कर रहा है 1 सेकंड में, उसके अनुसार तुम्हारा आवृत्ति ये जो आता है, और आवृत्ति तय करता है तुम्हारा पिच। तो पिच किसमें अधिक होगा, मेल या फीमेल में? तो फीमेल का पिच अधिक होता है मेल से। इसलिए देखिएगा फीमेल का जो आवाज होता है मधुर और थोड़ा मतलब तेज होता है, यानी कि आप कह सकते हो तीव्रता उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। तरंग की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तरंग की ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? तो उसका मैक्सिमम विस्थापन यानी लंबवत मैक्सिमम विस्थापन पर ऊर्जा निर्भर करती है। ये वाला, ये जो आयाम है इसे आयाम कहा जाता है। ये क्या होता है? आयाम कहा जाता है। इसी पर आयाम का भी मात्रक क्या होता है? आयाम का भी एसआई मात्रक जो होगा ये भी आपको मीटर होता है, इसे भी याद रखिए। ये जो तरंग की आपको मैक्सिमम ऊपर की तरफ आपको होता है विस्थापन, यही आयाम होता है। और आयाम पर क्या होता है? उसकी ऊर्जा की मात्रा डिपेंड करती है। चलिए, ध्वनि की चाल अधिकतम कहां होती है? ठोस में होती है। ठोस के बाद किस में होती है? द्रव में होती है। द्रव के बाद किस में होती है? गैस में। ठोस में भी सबसे अधिक किस में होती है? एल्युमिनियम में होती है। याद रखिएगा ठोस में सबसे अधिक होती है, 6440 दिया रहता है, या कहीं कहीं 6420 मीटर आपको प्रति सेकंड दिया रहता है। ये सबसे अधिक। ये मैं क्यों लिखाया एल्युमिनियम वाला? क्योंकि ऑप्शन में आपको एल्युमिनियम देगा, लोहा देगा, इस्पात देगा, उसमें आपको एल्युमिनियम लगाना है। सबसे अधिक एल्युमिनियम में होती है आपको ध्वनि की चाल, इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? मनुष्य के आपको श्रव ध्वनि जिसे कहा था, श्रव्य ऑडिबल ध्वनि, श्रव्य ध्वनि से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रव्य ध्वनि कहा जाता है, ऑडिबल ध्वनि। ये आपको 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में, यानी 1 सेकंड में जो कंपन करने की मात्रा है हम लोग का, ये आपको देखिएगा आवाज वाला, ये 20 हर्ट्ज कंपन कर सकता है और 20,000 हर्ट्ज के बीच में कंपन कर सकता है। इसे हम अपना कानों से सुन सकते हैं। किससे कर सकते हैं? कानों से सुन सकते हैं। ऑडिबल ध्वनि होता है, ठीक। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहलाता है? इंफ्रासोनिक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इंफ्रासोनिक कहलाता है। ये वो लोग ध्वनि सुनते हैं इंफ्रासोनिक जो आपको 20 ये दे रहा है 20 हर्ट्ज से कम वाले। ये वो लोग जैसे गेंडा, हाथी, ये सभी के सभी ये कौन से ध्वनि सुनेंगे? ये इंफ्रासोनिक, यानी बड़े जो जानवर होते हैं ये इंफ्रासोनिक सुनते हैं। आपको अल्ट्रा भी आएगा, आगे हम बताएंगे, जैसे कि डॉल्फिन हुआ, कुत्ता हुआ, आपको साथ में देखिए मतलब डॉल्फिन हुआ और आपको चमगादड़ हुआ, ये तो आपको 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनते हैं। तो ये याद रखिएगा। इसे क्या कहा जाता है? पराश्रव कहा जाता है। इसे अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। जो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर, इस तरीके से भी 20,000 लिखा जा सकता है आपको फंसाने के लिए। 20 के को भी के माने 1000 होता है, 20,000 हो सकता है, दोनों सेम ही बात है। इसके ऊपर के ध्वनि जो होता है ये होता है पराश्रव्य ध्वनि। क्या होता है? पराश्रव्य ध्वनि होता है, इसे भी याद रखिए, पराश्रव्य ध्वनि होता है। और जिस तरीके से हम इसे अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? सोनार में करते हैं। सोनार करते हैं समुद्र के नीचे की जो वस्तु देखने के लिए। साउंड एंड नेविगेशन, इसका साउंड नेविगेशन रैंकिंग होता है, फुल फॉर्म साउंड एंड नेविगेशन आपको होता है। मतलब साउंड नेविगेशन के लिए हम लोग साउंड का प्रयोग करेंगे नेविगेशन के लिए। और इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, चमगादड़ करता है। चमगादड़ जो करता है ये आपका रास्ता देखने के लिए। डॉल्फिन करेगा, हवेल करेगा, इस सब का प्रयोग करता है अल्ट्रासोनिक वेव का, यानी अपना दिशा निर्धारित करने के लिए पानी के नीचे। चलिए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की ब्रह्मता की ध्वनि क्या कहलाएगा? लगाइए क्वेश्चन। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, एकदम। और विजेता बैच में नोट्स मिलेगा। आप लोग नहीं समझ रहे हो, आप लोग इस चीज को अनुभव करो कि जितना रिवीजन कर सकते हो कर लो। जितना लिमिटेड सोर्स है लेकिन कितना बार हम पढ़ सकते हैं पढ़ लो, वही आपकी सफलता का राज होगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के जो ध्वनि होता है उसे कहा जाता है श्रव्य ध्वनि, ऑडिबल ध्वनि इसे कहा जाता है, जो हम सुन सकते हैं। हाइपरसोनिक होता है, अल्ट्रासोनिक होता है, इंफोसोनिक होता है। ये अलग अलग आपको ध्वनि के प्रकार होता है। अल्ट्रासाउंड का प्रयोग हम लोग कहां पढ़ते हैं? अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासोनिक का करते हैं। कंपन की संख्या प्रति सेकेंड क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। जितना 1 सेकेंड में आपको तरंग जो कंपन कर जाता है, 1 सेकेंड में कितना कंपन कर रहा है, वही उसका आवृत्ति कहाएगी, ठीक ना।
प्रतिध्वनि सुनने के लिए दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए प्रवर्तक सत्ता और आपके बीच में? ये आपको जो नेट होनी चाहिए वो 17.2 मीटर होनी चाहिए, 17.2 मीटर होनी चाहिए, जो कि आपको लगभग 17 मीटर देता है। तो 17.2 मीटर होनी चाहिए कम से कम आपके और प्रवर्तक सतह में, कि बोल कर आएगा आपको, आप बोलिएगा जाएगा आपका तरंग, फिर लड़कर आएगा तो आपका कान सुनेगा। इसके लिए आपके और प्रवर्तक सतह के बीच में मिनिमम आपको जो डिस्टेंस होनी चाहिए, आप निम्न की कम से कम दूरी आपको जो होनी चाहिए 17 मीटर तो होना ही चाहिए। आयाम क्या, आयाम से क्या प्रभावित होगा? आयाम से क्या प्रभावित होता है? ध्वनि की तीव्रता। आयाम जो होता है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आयाम इसे कहा जाता है, ध्वनि के मैक्सिमम ऊपर की तरफ जो विस्थापन होता है इसे आयाम कहा जाता है। इसे, ये हुआ आपका आयाम, ठीक। और ये क्या निर्धारित करता है? आपका ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की गति हवा में लगभग कितनी होती है? ध्वनि की गति हवा में लगभग होती है 343 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? फिर से याद रख लो, 343 मीटर प्रति सेकंड होता है हवा में ध्वनि की गति होता है ये। और आपको वही, आपको हवा में देखा जाए प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश, लाइट ऑफ स्पीड का चाल होता है। तो स्पीड जो होता है लाइट का बहुत ज्यादा होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। ध्वनि की चाल तापमान बढ़ने पर क्या होता है? ध्यान रखिएगा, तापमान और आर्द्रता। आर्द्रता, आर्द्रता मैंने समझ रहे हो, वायुमंडल में नमी की मात्रा, दोनों बढ़ता है तो ध्वनि की चाल बढ़ता है, घटता है तो घटती है। बढ़ता है तो चाल क्या होगा? ध्वनि का बढ़ेगा, बढ़ेगा। याद रखिएगा कि ध्वनि के चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं है, दाब का कोई प्रभाव नहीं है, दाब कोई प्रभाव नहीं डालता। ये सभी के सभी बातें आपको पता होनी चाहिए, दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है ध्वनि के चाल पर। तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगा, घटेगा तो घटता है। चलिए, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में नहीं घटित होती है? प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि आपको अनुप्रस्थ तरंग नहीं होकर आपको अनुदैर्ध्य तरंग है। पोलराइजेशन यानी ध्रुवणकरण आपको जो होता है ये सिर्फ आपको किस में होता है? प्रकाश में होता है, ध्वनि में नहीं। तो इससे पता चल जाता है कि कौन सा तरंग ध्वनि है और कौन सा प्रकाश है। जो ध्रुवण की घटना नहीं होता, बाकी विवर्तन होगा, मुड़ जाना यानी कि कहीं कोने से मुड़ जाना, परिवर्तन लौट कर आना, अपवर्तन किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के समय चाल परिवर्तन हो जाना, ये सभी प्रकाश और आपको ध्वनि दोनों में होता है। मात्र प्रकाश में जो ये चारों का चारों फिनोमिना जो है ये प्रकाश में तो होता है, लेकिन ये ध्रुवण आपको साउंड में नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखिए, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत बीबीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन ये पूछेगा, ये ध्यान में रखिए। सभी के सभी 9th 10th का क्वेश्चन में करा रहा हूं आप लोगों को, यानी सिलेबस की तैयारी के अनुसार। तरंगधार और आवृत्ति का गुणनफल क्या होता है? तरंगधार यानी वेवलेंथ और आवृत्ति, ये दोनों का गुणनफल करोगे तो तरंगधार हो गया तुम्हारा लंबाई, आवृत्ति हर्ट्ज हो गया, दोनों का गुणनफल करोगे चाल निकलेगा। किसी का चाल बराबर क्या होता है? यानी तरंग की चाल बराबर होगा, तरंगधार को आवृत्ति से गुणनफल कर दो, चाल निकल कर आ जाएगा, ठीक। ध्वनि तरंग के लिए क्या आवश्यक होता है? माध्यम, मीडियम जरूरत है। मीडियम नहीं रहेगा तो निर्वात में ध्वनि तरंग नहीं चल सकता है, ठीक। प्रतिध्वनि क्या होता है? तो ध्वनि जब परिवर्तित होकर हमको सुनाई देता है अपने कानों से, उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो डेसिबल में, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 45 डेसिबल तक अच्छा ध्वनि माना जाता है बात करने के लिए एक दूसरे से। 60 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि पर बात नहीं कीजिए तो बेहतर होता है, ये बताता है आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तरंग का वेग दे दिया है भी, भाई वेलोसिटी भी होता है। आवृत्ति n, नंबर ऑफ आपको दिखेगा आपको जो आपको कितना बार ऊपर नीचे कर रहा है, इसे n से कर सकते हैं इंडिकेट। और तरंग की लेमडा, इस तरीके से। ये तीनों के बीच में जो संबंध होता है आपसे पूछता है कि इसके तीनों के बीच में क्या संबंध है, ठीक। तो चाल बराबर मैंने अभी बताया क्या होता है? आवृत्ति इंटू तरंगधार होता है। तो आवृत्ति यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर अभी आप लोगों ने देखा n इंटू लेमडा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या हो जाएगा यहां पर, v बराबर आपको जो आपका आवृत्ति है उसको किससे गुणा कर दो? तरंगधार से, तुम्हारा चाल निकल कर आ जाएगा नुनवा, ठीक। इस तरीके से अगर आपको देता है फॉर्मूला तो आपको लगाना होगा, और ये फॉर्मूला याद भी कर रखना होगा कि जब भी आपको ये देखो, अब जब ये आपको दे दिया, यहां पर ये हो गया तुम्हारा तरंगधार, ये तुम्हारा हो गया आपको आवृत्ति, और ये हो गया तुम्हारा चाल। तो चाल और आवृत्ति देगा तो तरंगधार निकाल लोगे। आपको यहां पर अगर चाल दे दिया और तरंगधार दिया तो आवृत्ति निकाल लोगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछता है। चलिए, ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की ऊंचाई जो होती है किस पर, यानी कितना ऊंचा तुम बोल रहे हो? आवृत्ति पर। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। तीव्रता पूछे तो आयाम पर, ऊंचाई पूछे आवृत्ति पर। चलिए, संगीत क्या होता है? एक संगीत नियमित ध्वनि होता है। नियमित मतलब बराबर सुने जाने वाला ध्वनि, बराबर एक ही अंतराल पर बजाया जाता है, एक ही आपको आवृत्ति में बजाया जाता है तो हमको मधुर लगता है, ठीक ना। शोर क्या होता है? अनियमित ध्वनि होता है, टाई टुई पी पाए,
मतलब कुछ भी इधर से बोलो उधर से बोलो उधर से आपको बजाओ, वो अनियमित ध्वनि हो जाता है, एक ताल पर नहीं होता है। कहा जाता है ना ताल से ताल मिला, तो ताल से ताल मिला इसलिए कहा जाता है। चलिए एकदम ऑनलाइन कर लीजिए, हो जाएगा ऑनलाइन। और मोहनिया में आपको देखिए क्वेश्चन आपको बोल दिया जाएगा बुक वालों को, निम्नलिखित में से किस प्रकार का तरंग का प्रयोग रात्रि उपकरण में किया जाता है। तो आपको तरंग जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग एक है जिसका रात में देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका नाम है औरक्त तरंग। औरक्त तरंग नाम है इसका, याद रखिएगा। औरक्त तरंग जो होता है इसको रात में देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसका प्रयोग हम रात में देखने के लिए करते हैं, यार ये रात्रि में हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा, औरत तरंग। एक मिनट, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे बढ़ रहे हैं जी, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, औरक्त तरंग हो जाएगा, औरक्त। इसका आपको प्रयोग रात्रि में देखने के लिए फिल्म शूटिंग में किया जाता है इसका प्रयोग। आवृत्ति और अवधि का संबंध क्या है, आवृत्ति। आवृत्ति मैंने बताया क्या चीज होता है भाई, जो तरंगधर होता है ना 1 सेकंड में कितना कंपन कर रहा है, तो 1 सेकंड में कंपन कर रहा है यानी कि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t। नहीं 1 सेकंड में कितना आपको समय लिया था, कितना कंपन करने में, एक कंपन करने में कितना समय लिया था, तो ये आपको होता है तुम्हारा आवृत्ति और अवधि के बीच में F बराबर होता है 1/t। ये इसका संबंध होता है आवृत्ति और टाइम पीरियड यानी अवधि के बीच में। शुद्ध स्वर क्या होता है, एक ही आवृत्ति के तरंग जो होते हैं उसे शुद्ध स्वर कहा जाता है, एक ही आवृत्ति के तरंग को शुद्ध स्वर। जब स्रोत और पर्यवेक्षक एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, आवृत्ति बढ़ता है डॉपलर इफेक्ट के कारण। डॉपलर साहब क्या बताते हैं कि जब बोलने वाला दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर बढ़ रहा है, यानी कि ट्रेन इधर से आ रहा है और आप इधर से आ रहे हैं, तो आपको डॉपलर इफेक्ट के कारण आपकी आवृत्ति बढ़ेगी, इसलिए ट्रेन का सीटी आपको तेज सुनाई देगा जब आपके तरफ बढ़ेगा। लेकिन जब आप इधर जा रहे हो और ट्रेन उधर जा रहा है अपोजिट, तो देखिएगा ये आपको डॉपलर इफेक्ट के अनुसार आवृत्ति घटेगी और आपको आवाज धीरे धीरे कम होते हुए सुनाई देगा, ठीक। तो जब स्रोत और पर्यवेक्षक दूर जा रहे हैं तो क्या होता है, आवृत्ति घटती है, किस कारण से, डॉपलर। और डॉपलर इफेक्ट से ही पता चला है कि आपको यूनिवर्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, बादल की बिजली की चमक से काफी समय बाद बादल का गर्जन सुनाई देता है, यानी ना बोलता है आदमी, जैसे बिजलियां गिर जाता है तो तेजी से बादल गरज सकता, आय हो दादा मरिए गई रहती, तो वो तो हो गया घटना, यानी बिजली गिर गया। क्योंकि बिजली जो होता है वो लाइट होता है, आप जो चमकते हुए दिखाई देते वो लाइट ना होता है, और लाइट का जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब इतना जो चाल है आप देख सकते हो, इतना बड़ा चाल है। और ध्वनि का चाल क्या होता है, साउंड का होता है आपको लगभग मान लो 343 आपको अगर ऊपर जाओगे तो और घटिया जाता है, 332-30 हो जाता है। इस तरीके से आपको मीटर प्रति सेकंड देखोगे, यहां भी ये भी गैस में भी मानकर चल रहे हो तब पर भी 343 से आपको मिलाकर आप देख लो भैया कि आपको कितना कम है। तो साउंड इसीलिए बाद में सुनाई देता है, ठीक ना। और आपको प्रकाश पहले सुनाई देता है क्योंकि प्रकाश का चाल अधिक होता है, प्रकाश का चाल ध्वनि के चाल में बहुत अधिक होता है, ये बात ध्यान रखिए। इस कारण से देखिएगा कि आपको प्रकाश का दिखाई देना पहले होता है और ध्वनि बाद में आपको सुनाई देता है बिजली गिर जाने के बाद। चलिए तरंग की अवधि का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, अवधि है यानी टाइम की बात कर रहा है, और टाइम पीरियड या टाइम का मात्रक ही होता है सेकंड। तो इसमें नया चीज क्या है, अवधि का मात्रक सेकंड है। कंपन की दिशा और तरंग की चाल एक ही दिशा में हो तो तरंग कैसी होगी, कंपन की दिशा यानी एक इधर जा रहा है कंपन और उसी दिशा में आपको तरंग की चाल हो तो यह होता है अनुदैर्ध्य तरंग, जैसे साउंड वेव हो गया, साउंड वेव। कंपन की दिशा तरंग की चाल के लंबवत हो तो क्या होगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपका कंपन की दिशा और आपका लंबवत, कंपन की दिशा ऐसे लंबवत जाता है तो वो होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग, जिसे लाइट में जाता है। ये किस में जाता है, लाइट में जाता है, आपको लंबवत जाता है। और साउंड में क्या होता है, पैरेलल जाता है, साउंड में क्या जाता है, पैरेलल जाता है, पैरेलल। इस तरीके से एक दूसरे के समानांतर आगे की तरफ बढ़ते जाता है। और ये कैसे बढ़ता है, लंबवत बढ़ता है। आपको ये शीर्ष और गर्त के बीच से आपको दिखिएगा अनुप्रस्थ बढ़ता है। तो ये दोनों आपको एग्जाम रखिएगा, पक्का एग्जाम में क्वेश्चन याद आ जाना चाहिए। सर क्या बताए थे, साउंड वाला हमेशा पैरेलल जाएगा, एक दूसरे का क्या जाएगा, पैरेलल जाएगा, पैरेलल हमेशा पैरेलल जाएगा। लेकिन आपको लंबवत जाएगा कौन भैया, आपको अनुप्रस्थ तरंग जाएगा। तो दोनों का दोनों याद रखिएगा, आपको लाइट जो होगा वो लंबवत होगा और साउंड जो हो जाएगा ये पैरेलल यानी समानांतर होगा। रेडियो तरंग किस प्रकार की होती है, तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। कैसी होती है,
विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न किया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जहां आएगा वहां पर तरंग ये उत्पन्न होता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग की खास बात ये होती है कि इसकी स्पीड जो होता है वह प्रकाश के जैसा ही होता है। ये प्रकाश के जैसा ही होता है इसका स्पीड। और ये इसका खास बात यह है कि ये निर्वात में गमन करता है। ये निर्वात में भी गमन कर सकता है, इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंग को। चलो आगे चलते हैं 88। ध्वनि को किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है? तो ध्वनि के किस लक्षण के कारण भैया? तो इसके आपको तरत्व के कारण। किसके? तरत्व, पिच। और तरत्व किस पर निर्भर करता है? ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। जिसकी कम आवृत्ति उसका तरत्व ज्यादा, जिसका ज्यादा आवृत्ति मतलब जिसकी आवृत्ति ज्यादा उसका तरत्व ज्यादा, जिसका आवृत्ति कम उसका तरत्व कम। तो जैसे कि लड़कियों में पिच ज्यादा होता है तो लड़की का आवाज थोड़ा पतला होता है। हम लोगों में पिच ज्यादा, मतलब लड़की में हम से ज्यादा पिच है इसलिए उसका आवाज पतला है। हम लोगों में पिच उससे कम है यानी आवृत्ति कम है, इसलिए हम लोगों का आवाज होता है थोड़ा मोटा होता है। ठीक, तो यही से रात को तुम बतियाते हुए किसी लड़के से बात करोगे तो नहीं नींद लगेगा, वहीं किसी लड़की से बात करते हुए सो जाते हो। ठीक, यही होता है क्योंकि उसके आवाज में क्या होता है? मधुरपन होता है, मधुर होता है, पतला होता है, इसीलिए। ठीक ना। चलो, पराश्रव तरंग का उपयोग किसमें होता है? पराश्रव जो तरंग है सोनार में होता है, साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग होता है, ये आपको पराश्रव होता है यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाला ध्वनि। अल्ट्रासाउंड जो स्कैनिंग किया जाता है पेट में, बच्चों को पता किया जाता है कैसा है, उल्टा तो नहीं हो गया है, कितना बड़ा है, क्या चीज है, अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है, आप जानते हो हॉस्पिटल में। ये सभी के सभी जो होता है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो 20,000 से ऊपर की ध्वनि, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की ध्वनि आपको प्रयोग किया जाता है, यानी आपको कह सकते हो पराश्रव ध्वनि उपयोग किया जाता है। ठीक ना। चलो, सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग आपको रीजन आपको यह होता है। ठीक ना। भैंस का आवाज कैसा होता है? बहुत अच्छा लगता है भैंस का आवाज, वो दिक्कत नहीं है। भैंस जब चिल्लाती है तो सीधे मुंह फाड़ते बा, मतलब भैंस तुमको मां बोलना चाहती है, लेकिन भैंस तो लड़की बहुत कम चराती है, मेल लोग ज्यादा चराते हैं, तो वो बोलना तो चाहती है मां, लेकिन सामने दिखाई देते थे भा, यानी भैया दिखाई दे देते हैं, तो वो कंफ्यूज होकर बोल देती है बा, यानी ना मां बोल पाती है ना बा बोल पाती है, ना वो कुछ बोल पाती है, सीधे बाबू बाबू। चलो आगे देखो, ध्वनि का परिवर्तन हो जाएगा। सोनार किस सिद्धांत पर होगा? ध्वनि के परिवर्तन जो होता है वो भी आपको कौन? अल्ट्रासोनिक, यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाला। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर कितना समय तक रहेगा? ध्वनि के प्रभाव जो होगा मानव के कान पर कितना समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। वो एक के 10वां भाग यानी 1 सेकंड के 10वां भाग तक आपके कान पर प्रभाव रहता है, इसलिए वो चीज बार बार आपको रिकॉल होते रहता है शुरू में। जैसे अभी हमने बोला ना, तो 1/10 सेकंड तक आपके दिमाग में वो प्रभाव रहेगा। ठीक, इस तरीके से। चलो, इसके आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने किया था? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने किया था। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज करते हैं, ये याद रखिएगा, यानी मैक्सवेल के आपको नाम याद रखना है, मैक्सवेल। ठीक नाम। विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रायोगिक प्रमाण किसने प्रस्तुत किया? इनके खोज के बाद ये सिद्ध कर दिए। किसने? हेनरी हर्ट्ज ने। तो हेनरी हर्ट्ज ने विद्युत आपको दिखेगा चुंबकीय तरंग के प्रमाण दे दिया, यानी प्रायोगिक प्रमाण यानी सिद्ध कर दिया। और सबसे पहले तरंग की खोज किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था। ये विद्युत चुंबकीय यानी प्रकाश आपको विद्युत चुंबकीय ही तरंग आता है, आपको रेडियो वेव हुआ, आपको ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग किस माध्यम में संचारित हो सकती है? निर्वात, सभी माध्यम, निर्वात के साथ साथ कोई भी माध्यम, ठोस द्रव गैस में भी और निर्वात में भी आपको चल सकती है, ये ध्यान रखिए। विद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकार की होती है? ये अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग होती है। ये कैसी होती है? आपको लंबवत चलने वाली तरंग होती है, जहां से उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन सा क्षेत्र होते हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग में एक तो विद्युत क्षेत्र होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। और विद्युत चुंबकीय यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मिश्रण से कौन पता होगा आपको? विद्युत चुंबकीय तरंग पैदा होगा। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से कैसे होंगे? एकदम इंपोर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र आपको दिखेगा, ये मान लो विद्युत क्षेत्र है और ये है चुंबकीय क्षेत्र, एक दूसरे के लंबवत होंगे। क्या होंगे? लंबवत, यानी परस्पर लंबवत होते हैं। ये आपको दिखेगा बिहार एसएससी में सचिवालय सहायक में क्वेश्चन पूछा हुआ था। बिहार एसएससी सचिवालय सहायक में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2022 में, जो आपको सचिवालय सहायक आया था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए, विद्युत चुंबकीय तरंग की गति निर्वात में कितनी होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग की गति, वही प्रकाश की गति को विद्युत चुंबकीय तरंग की गति कहा जाता है। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग की गति जो होता है, खास बात, वो प्रकाश की गति के जैसा ही चलता है, ये बात ध्यान में रखें। 90 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स वाला। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा घटना क्यों भैया? तो अभी ये क्या होता है? आवृत्ति बढ़ता है। क्या होता है? आवृत्ति बढ़ेगा, तो आवृत्ति बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा? फ्रीक्वेंसी। तो डॉपलर प्रभाव होगा। ये कौन सा प्रभाव होगा? डॉपलर। जब पास आएगी गाड़ी तो उसका तीक्ष्णता ज्यादा रहेगा, दूर जाएगी तो कम रहता है, आवाज ज्यादा सुनाई देता है। चलिए, विद्युत चुंबकीय तरंग की गति किस पर निर्भर करती है?
विद्युत चुंबकीय तरंग की गति माध्यम पर, कि ठोस है, द्रव है, गैस है, ये सब। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक आपको तरंगधार किसका होता है? स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तरंग होता है रेडियो तरंग का, यानी रेडियो तरंग का सबसे अधिक तरंगधार होता है, ठीक ना। और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आपको कम तरंगधार वाला गामा होता है। गामा का तरंगधार कम है, गामा का कम है, यानी कि ये कह सकते हो कि गामा 1 सेकेंड में जो आपको ये आपकी लंबाई होगा इसका तरंगधार का, वो बहुत ही कम होगा, ये बहुत ही एकदम पॉइंट के बराबर आपको होगा, मतलब दिखाई भी नहीं देगा। और जो वही आपको रेडियो तरंग होगा उसका क्या लंबा होगा, तरंगधार क्या होगा? लंबा होगा। इस तरीके से आप कह सकते हो ये गामा हो गया, ये आपको रेडियो तरंग हो गया। तो जो आपको कम होता है, जो कम तरंगधार होता है और वो तेजी से गमन करता है, उसके साथ ऊर्जा होता है, उसके साथ ऊर्जा होता है। और जब आपके साथ अधिक ऊर्जा होगा तो आप अधिक वेधन क्षमता रखोगे। क्या है? वेधन क्षमता, यानी वेध दोगे, नहीं छेद कर सकते हो किसी में। तो गामा की खोज पोल बिलार्ड ने किया था। गामा जो होता है बहुत अधिक वेधन क्षमता होता है। क्या होता है? बहुत अधिक वेधन क्षमता होता है, और यह सबसे कम तरंगधार वाला होता है, यह भी याद रखिएगा गामा। रेडियो तरंग का प्रयोग किस में होता है? रेडियो, टीवी, मोबाइल संचार में रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है, यह भी याद रखिएगा। चलिए, माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है। तो तुम्हारा शादी होगा, शादी में वो करिका ओवन मिलता है, इसे माइक्रोवेव ओवन कहा जाता है। इसमें तुम केक रखोगे, इसमें तुम खाना रखोगे और चालू कर दोगे, उसका टेम्परेचर मिला दोगे, ये अपने आप ही तैयार हो जाएगा। रडार में भी क्या किया जाता है? कभी कभी माइक्रोवेव का प्रयोग रडार में भी किया जाता है, रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से, तो वो आपको कह सकते हो। इंफ्रारेड तरंग का उपयोग कहां होता है? ये रिमोट कंट्रोल में होता है। इंफ्रारेड गर्म होता है, आपको देखिए बत्ती बढ़ता है, और थर्मल इमेजिंग में होता है। अब ज्यादातर रेडियो में भी माइक्रोवेव का प्रयोग करने लगा है, यानी माइक्रो तरंग का प्रयोग होने लगा है। चलिए, दृश्य प्रकाश के स्थान पर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कहां है? तो दृश्य प्रकार यानी जो विजिबल होता है, ये आपको इंफ्रारेड और पराबैंगनी के बीच में होता है। ये आपको इसके बीच में आपको विजिबल जो होते हैं, आपको प्रकाश होते हैं, आप जो दिखाई देता है। पराबैंगनी किरण का प्रयोग किसमें होता है? रोगाणु नाशक में, रोगाणु को नाशक करने में, जल को शुद्धिकरण करने में किसमें होता है? पराबैंगनी किरण, जो सूरज का पराबैंगनी किरण है ना, उसकी। चलिए, एक्स रे का प्रमुख उपयोग कहां होता है? हड्डी की जांच करने के लिए। हड्डियां तो टूट जाता है, इसमें कौन सा जांच होता है? एक्स किरण का जांच, आपको एक्सरे कराया जाता है और तुम्हारा हड्डी के बारे में पता चल जाता है। गामा किरण का प्रयोग कहां किया जाता है? कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार में किस किरण का प्रयोग किया जाता है? गामा किरण का। कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग सबसे अधिक ऊर्जा वाला होता है? गामा किरण, क्योंकि इसका तरंगधार सबसे छोटा होता है, आवृत्ति सबसे अधिक होता है, तो ऊर्जा भी सबसे अधिक होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। सबसे ज्यादा आवृत्ति होगा, सबसे ज्यादा ऊर्जा होगा। चलिए, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति क्या होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है वो दोनों, जैसे प्रकाश ही ले लो, प्रकाश एक कण की भांति भी व्यवहार करता है और तरंग की भांति अनुप्रस्थ तरंग और कण की भांति फोटोन के रूप में व्यवहार करता है। ये दोनों रूप में प्रकाश का आपको देखोगे विद्युत चुंबकीय तरंग व्यवहार करता है। अब यहां से आ गया आपका अम्ल, भस्म और क्षार। यहां से हम लोग क्या केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, अम्ल, भस्म और क्षार की शुरुआत करते हैं। चलिए इसे भी देखते हैं क्या चीज कर रहा है ये। लगाइए, पीएच स्केल का निर्धारण किसने किया था? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का कितना पावर होता है उसे पीएच स्केल कहा जाता है। चलिए चलिए आगे देखते हैं। पीएच स्केल का निर्धारण सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन। और आप सभी को पता है कि पीएच स्केल, ये इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये आपको क्या होता है? 0 से लेकर 14 तक होता है, और बीच में क्या होता है? 7 होता है। 7 क्या है? पानी आप कह सकते हो, या उदासीन कह सकते हो, न्यूट्रल कह सकते हो, वर्षा जल कह सकते हो। इससे कम है तो अम्ल है, और इससे अधिक है तो क्षार है। क्या है? क्षार है। इसकी निर्धारण किसने ये लाया था? आपको सोरेनसन द्वारा लाया गया। किसका? सोरेनसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमाशय रस में कौन सा होता है? अमाशय यानी आपके पेट में जो आपको अम्ल होता है उसे HCl कहा जाता है, जो जीवाणु को मारता है पेट की, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो जल कठोर हो जाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट अगर मौजूद हो जाते हैं तो जल कठोर हो जाता है। और कठोर जल को आपको याद रखिएगा कि डिटर्जेंट डालकर उसको मुलायम किया जाता है, यानी आपको कपड़ा धोया जाता है, कठोर जल है तो उसमें डिटर्जेंट डालकर। ठीक, जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? वर्षा का जल होता है। इसका पीएच वैल्यू पूछे तो क्या होता है? 7 होता है, उदासीन होता है। लेकिन ये शुरुआती और वर्षा के जल नहीं जिसमें एसिडिक रेन हो, नहीं। काफी वर्षा हो जाने के बाद देखिए, सभी अम्ल धातुओं से क्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? बहुत इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है।
आपके एग्जाम में छपेगा। सभी अम्ल धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन निकालेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछे क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। फोटोग्राफी की फिल्म में किस सिल्वर का प्रयोग किया जाता है, यानी सिल्वर लवण का, तो सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड। और आप जानते हो कि आपके जो चुनाव में जाते हो और नाखून पर लगाया जाता है, वो कौन सा लगाया जाता है, बताइए आप लोग कमेंट कर बताइए कि आपके नाखून पर क्या लगाया जाता है। सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है NaCl होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है जो आपके नाखून पर लगाया जाता है। बासी मक्खन में दुर्गंध आता है, किस कारण, इसमें कौन सा आपको अम्ल हो जाता है जो कि दुर्गंध देता है, यानी ब्यूटेरिक अम्ल। तो आपको दूध वाला, मिल्क वाला प्रोडक्ट में कौन हो जाएगा, ब्यूटेरिक अम्ल हो जाएगा। सिरके में क्या होता है, CH3COOH, ये आपको जो होता है सिरके में जो होता है एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, इसे सिरका कहा जाता है। सिरका आप देखिएगा जो अचार उचार में आपका सिरका मिलता है उसमें एसिटिक अम्ल होता है। और यहां से बराबर आपसे क्वेश्चन बनता है कि भाई सिरका कहां पाया जाता है, तो अचार को बहुत पुराना हो जाएगा ना, वहां पर सिरका रूप ले लेता है और इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। मृदु पेय में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, मृदु पेय मतलब कि जैसे कि कोको कोला हुआ, थम्सअप हुआ, ये जो आपको पाया जाता है जिसमें CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है, जो बुलबुला आपको फेंकता है गैस का CO2। और आप देखिएगा कि जो अम्ल होता है ये फास्फोरिक अम्ल होता है, थोड़ा आपको फास्फोरिक अम्ल होता है, ये याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछे तो। चलिए इसके आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। बोस्टन लोरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल वो पदार्थ है जो क्या है, बोस्टन लोरी सिद्धांत के अनुसार जो है अम्ल के बारे में बताना है कि अम्ल कैसा पदार्थ है। अलग अलग लोगों ने अपना अम्ल और परिभाषा दिया है, तो बोस्टन लोरी के अनुसार देखिएगा ये परिभाषा कह दिया गया अम्ल के बारे में, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। चलिए लगाइए सभी लोग क्वेश्चन लगाइए, बढ़िया क्वेश्चन है। सभी लोग, तो बोस्टन लोरी के अनुसार जो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण वाला नहीं होगा, अम्ल नहीं होगा, क्षार होगा जो ग्रहण करता है, ये प्रोटॉन देता है। अरे एक तरफ से आप कहो कि आपको H आयन देता है, H आयन, H प्लस देने का मतलब क्या हुआ, H प्लस, प्लस माने क्या हुआ, प्रोटॉन H प्लस माने क्या होता है, अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो आपको दिखिएगा ये प्रोटॉन नहीं होगा ना, तो आपको दिखिएगा ये आपको क्या होता है, प्रोटॉन देता है, ठीक ना, ये हो जाता है। तो ये आपको आराम से लगा देना है, बोस्टन लोरी के अनुसार जो परिभाषा है अम्ल का। कपड़ों से स्याही और जंग को धब्बे मिटाने में किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एक्वारेजिया के आपको क्या कहा जाता है, सोना घोलने वाला आपको अम्ल कहा जाता है। स्वर्ण के लिए प्रयोग होता है, प्लैटिनम के लिए प्रयोग होता है। एक्वारेजिया में HCl होता है, HCl 3 भाग HCl का होता है, 1 भाग HNO3 का होता है, नाइट्रिक अम्ल का होता है। इसी में सोना घुल सकता है, बाकी अम्ल में नहीं घुल सकता है। सोना और प्लैटिनियम जो होते हैं महंगे धातु होते हैं, ये इसी में घुलता है और इसे एक्वारेजिया के नाम से जाना जाता है। और एक्वारेजिया घोलने में सक्षम होता है सोना को, और सोना को आपको देखिएगा परमाणु संख्या आपको 79 होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। Au जो होता है ओरम, ये सोना का आपका होता है, देखिएगा कि परमाणु संख्या। नींबू में खटास किस कारण से होता है, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल के कारण पाया जाता है। लेड एसिड जो सेल होता है उसमें कम से, लेड बैटरी जो होता है ना, बैटरी सेल माने बैटरी होता है, तो जो आपके घर में आता है ना चार्जेबल बैटरी, जिस पर ऊपर आपको उसमें तेजाब डालने के लिए, आपको पानी डालने के लिए दिया रहता है, उसमें होता है आपको जो मेनली आप डालते हो वो H2SO4 को डालते हो। क्या डालते हो, H2SO4 को डालते हो। तो ये क्या होगा, ऑयल ऑफ विट्रोल को डालते हो, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे चलते 94। बोस्टन डलोरी सिद्धांत के अनुसार क्षार एक ऐसा पदार्थ, क्षार क्या करता है ये आपको बताना है। तो प्रोटॉन को ग्रहण करता है। क्षार कैसा पदार्थ होता है, अभी अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था। तो क्षार आपको क्या होता है, ये प्रोटॉन को ग्रहण करने वाला पदार्थ है, और जब लेगा तो प्रोटॉन आपको मतलब कि देता है तो वो हो जाता है अम्ल। ये अलग अलग आपको देखिएगा कि परिभाषा दिया गया है, तो वो आपको अलग अलग मैंने क्वेश्चन रख रखा है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है, एसिड रेन इसे कहा जाता है, एसिड रेन। जो ताजमहल को भद्दाकरण कर रहा है, जो आप देखिएगा शरीर पर पड़ता है तो रोग उत्पन्न हो सकता है, खुजली हो सकता है, ये सब आपको बीमारी हो सकता है। तो एक आपको नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है और सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे NO2 और आप देखिएगा प्लस से आपको SO2, ये दोनों क्या होता है जब पानी से मिलता है यानी H2O से मिलता है तो ये बन जाता है नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 बन जाएगा, और आपको क्या बन जाएगा, फिर आपको सल्फ्यूरिक यानी H2SO4 बन जाएगा, H2SO4। तो ये बहुत खतरनाक तेजाब हो जाता है एक तरफ से ना, इसे ही क्या कहा जाता है, एसिड रेन कहा जाता है। तो एसिड रेन जो होता है ये असल में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है जब पानी में वो
घुल जाता है तो ये आपको अम्लीय वर्षा होता है। दूध के खट्टे होने का क्या कारण है? दूध में पाया जाता है कौन सा खट्टा? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। आगे देखते हैं, शराब सेवन के बाद श्वसन परीक्षण में कौन सा रसायन प्रयोग होता है? शराब पीते हुए गाड़ी चलाओगे तो तुम्हारे मुंह से एक देखोगे, एक आपको इनहेलर दिया, मतलब कि इनहेलर जैसा होता है, आपके सामने रखा जाता है और बोला जाता है वहां पर फूको, तो तुम फूकोगे और उसमें क्या रहता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक का आपको मिश्रण रहता है और वो अपना रंग बदल देता है, जिस कारण से पता चलता है कि तुम मार कर आए हो फुल्ला। चलो, दूध से दही बनने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। दूध से अगर दही बनने का कारण जो होता है जीवाणु, वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। दही खट्टा क्यों होता है? क्योंकि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा क्यों होता है? दही में लैक्टिक अम्ल। कोका कोला खट्टा क्यों होता है? क्योंकि उसमें फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। इसे याद रखिएगा, इस कारण से अम्ल खट्टा होते हैं। दारू भी क्या है? एक प्रकार का खट्टा है। तो दारू पीते हो तुम, दारू पीते हो तो क्या होता है? मुंहवा एकदम ऐसे कर लेते हो, ठीक? तो वो क्या है तुम्हारा? खट्टा ही है ना। हमको ना समझ में आ रहा है। अगर ऐप पर ओटीपी नहीं लगाया जाएगा तो तुम्हारा कोई यूज दूसरा कर लेगा। अब ये बताओ कि हमारा रिचार्ज नहीं है सर और आपने ऐप पर ओटीपी लगा रखा है। अरे भाई, तो तुम लॉगिन किए होगे दूसरे अदर मोबाइल में, तो उसका खमियाजा भुगत रहे हो, या बहुत दिनों से लॉगिन नहीं किए होगे, तो ओटीपी तो जरूरी होता है। अब तुम बता बोल रहे हो कि ओटीपी नहीं चाहिए। वन टाइम पासवर्ड जो होता है यही तो सुरक्षा आपका देता है ना जी। आपको आपका मोबाइल से अगर बाई द मान लो किसी ने बैच उड़ा दिया, आपके मोबाइल से कोई एप्लीकेशन उड़ा दिया, तो आपके हाथ से सब चीज चला जाता अगर ओटीपी नहीं रहता। तो आप अपना मोबाइल का रिचार्ज नहीं किए हो, उसका खुन्नस एप्लीकेशन पर क्यों निकालना है? आप अपना मोबाइल का रिचार्ज कर लो, ओटीपी चला जाएगा। अम्ल तथा भस्म सभी में ओटीपी होता है। बैंक में ओटीपी होता है, इलेक्शन में ओटीपी होता है, सब चीज में ओटीपी का आप जरूरत है बउआ। अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अम्ल और क्षार। अम्ल अम्ल क्या करेगा? नीला को, नीली नीली अखिया वाली को क्या कर देगा? लाल कर देगा, लाल। और लाल को क्या कर देगा? नीला। ये कौन करेगा? तो आ देखो, अम्ल जो होता है, अम्ल करेगा, अम्ल अम्ल करेगा लाल, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। और क्षार क्या करेगा? क्षार जो करेगा लाल को नीला कर देगा, ठीक? तो ये देखोगे इस तरीके से, नील नहीं नीला हो जाएगा, नीला, ठीक? इस तरीके से तो आप देखोगे कि अम्ल जो अम्ल खिलाओगे किसी को तो नीला से लाल हो जाएगा उसका लिटमस पत्र। तुम्हारे अंदर तो लिटमस पत्र नहीं होता है, मैंने आदमी नीला से लाल हो जाता है, ठीक? क्षार खिलाओगे तो ये देखोगे लाल नीला हो जाएगा। लिटमस पत्र की मैं बात कर रहा हूं, तो ये लिटमस पत्र होता है। क्या लिटमस पत्र? लिटमस पत्र किसका बना होता है? लिटमस पत्र ओरिजिनली रूप से किस रंग का होता है बताओ तो? ये इसका रंग क्या होता है ओरिजिनली रूप से? रंग बताओ तो, कोई बताएगा? चलो देखते हैं, आप लोग बताओ। लिटमस पत्र किसका बना होता है? तो ये लाइकेन का बना होता है। किसका? लाइकेन का बना होता है, लाइकेन का। और लाइकेन किसका बना होता है हुआ? इसमें होता है शैवाल। ये क्या होता है? शैवाल होता है, एल्गी होता है और फंगस होता है, यानी कवक होता है। दोनों से मिलकर बनता है लिटमस पत्र। और लिटमस पत्र से क्या दोनों से मिलकर बनता है लाइकेन, और लाइकेन से मिलकर बनता है लिटमस पत्र। अब बताओ कैसा होता है? बैगनी। बहुत अच्छा। कैसा होता है? बैगनी होता है। बहुत अच्छा। इसका रंग कैसा होता है? बैगनी। ओरिजिनल रूप से इसका रंग जो होता है बैगनी होता है लिटमस पत्र का, ठीक? ये भी याद रखिए। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, ए। और इसी लिटमस पत्र का अम्ल क्षार परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। लाल चिट्टी में कौन सा अम्ल होता है? लाल चिट्टी हुआ, लाल चिट्टी हुआ, बिच्छू हुआ, आपको हाड़ा हुआ था ना, हड्डा, मधुमक्खी, ये सभी में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है। बैटरी में कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा, H2SO4 होता है। चलिए, इच्छू शर्करा के किण्वन से बने सिरके में कौन सा होता है? इच्छू शर्करा यानी कोई भी शर्करा जो रहेगा, ठीक ना, उसका किण्वन अगर करते हो तो उसमें बनता है एसिटिक अम्ल बन जा सकता है। अचार वाला की बात कर रहा है, किण्वन मतलब कि छोड़ देना कुछ दिन तक, तो ये आपको एसिटिक अम्ल बन जाता है। यानी सिरका की बात कर रहा है। ये क्या बात कर रहा है? सिरका, सिरका। वरना आप देखोगे एथनॉल भी बन जाता है, जिसे दारू कहा जाता है, ठीक ना। आपको जब ज्यादा अनाज सड़ाने लगोगे, गेहूं हुआ या आपको मतलब बहुत से महुआ हुआ, मतलब ये सबसे आप देखोगे दारू बनता है। एक्वारेजिया में HNO3 ये कितना भाग होता है? 1 भाग होता है। HCl कितना होता है? 3 भाग होता है। ये क्या हो जाएगा? आपको 1:3 में होता है। ये आपको ये मत सोचना 1:3 लिखा हुआ है इसे, ठीक ना। यानी इसे क्या कहा जाता है? एक्वारेजिया कहा जाता है। इसे अम्लराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिंदी में? अम्लराज कहता है। सोना को घुलाने वाला
जो अम्ल होता है उसे एक्वारेजिया कहा जाता है। अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल वनस्पति को नष्ट कर देगा? तो सल्फ्यूरिक के अम्ल। सल्फ्यूरिक के अम्ल जो होता है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO पर बहुत खतरनाक होता है। मैंने अभी सुबह से बोल रहा हूं कि अम्लों का राजा होता है। अब समझो कि ये अगर तुम बैटरी से तेजाब निकालकर किसी पर फेंक दोगे वो तो पूरा न जर जाएगा। तो जब ये आपको होता है यानी कि जब आपको SO2 क्या होता है, जब SO2 पानी के साथ मिलता है H2O के साथ तो आप देखोगे ये बनता है H2SO4 बनता है। यानी कि जब आपको अब SO2 कहां से निकलता है? तो ईंधन से निकलता है। कहां से? ईंधन, यानी कि जीवाश्म ईंधन जलेगा तो निकलेगा। साथ में देखोगे जो ज्वालामुखी क्रिया होता है वहां से भी SO2 बड़े मात्रा में निकलता है और ये एसिडिक रेन का कारण बनता है। चलिए, स्ट्रांसियम लवण बुनसेन ज्वाला कौन से रंग देता है? आपको याद रखिएगा मात्र इतना ही कि स्ट्रांसियम जो धातु होता है वो आपको लाल देता है, यानी करमिच्ची लाल देता है, यानी गाढ़ा लाल आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रांसियम कैसा देता है? आपको लाल देता है, ठीक ना, ये याद रखिए। बेरियम हरा देता है। सबसे अधिक प्रयुक्त खाद्य परीक्षक क्या है? सबसे अधिक खाद्य आपको परिरक्षक यानी खाना को अच्छे से आपको रखने के लिए, खाद्य जो होता है उसको अच्छे से रखने के लिए खराब ना हो, उसमें आपको किस में रखा है? बेंजियम, आपको सोडियम बेंजोनेट में, सोडियम बेंजोनेट हो जाएगा ये। हाइड्रोजन सभी अम्लों को एक आवश्यक अवयव है, ये सबसे पहले किसने बताया था? अब देखो ये डेवी है, यहां पर ये जो नाम है ये डेवी का नाम है। तो सबसे पहले देखिएगा लगभग 1813 में सबसे पहले जो जानकारी दिया जाता है उस समय तक दिया जाता है आपको डेवी द्वारा। 1813 से 15 के बीच में कोई जानकारी दिया जाता है कि भैया हाइड्रोजन सभी अम्लों का आवश्यक तत्व है। और फिर उसके बाद आर्हेनियस बताते हैं। क्या बताते हैं? उसके बाद आर्हेनियस बताते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद आर्हेनियस बता देते हैं कि हाँ भैया सभी का आपको अम्लों का जो होता है यह हाइड्रोजन पाया जाता है। अम्ल जो होते हैं धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन निकाल देते हैं। ये सभी आपको पता होना चाहिए। ठीक, यानी लगभग 1815 में इन्होंने ये सबसे पहले बताया था। उसके बाद आर्हेनियस जो है ये बात को सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले डेवी ने बताया था और उस बात को सिद्ध किसने किया था? आर्हेनियस। तो ऑप्शन में डेवी नहीं रहेगा तो आर्हेनियस रहेगा, डेवी नहीं रहेगा तो आर्हेनियस जरूर रहेगा और मैक्सिमम आर्हेनियस ही ऑप्शन में रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिए क्योंकि सिद्ध कर दिए थे वो। खाने का सोडा का सामान्य नाम क्या होता है? खाने का सोडा का सामान्य नाम क्या है? इसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहा जाता है खाने वाला सोडा होता है, इसे याद रखिएगा। बोन एस में क्या पाया जाता है? बोन एस यानी आपको हड्डी को जलाओगे तो उसमें हड्डी किसका किसका मिला होता है? बोन का जो एस बनेगा, आपको जो हड्डी जलेगा उसके बाद जो धूल बढ़ता है उसका, उसमें कैल्शियम फास्फोट मिलेगा। क्या मिलेगा? कैल्शियम फास्फोट मिलेगा, क्योंकि कैल्शियम फास्फोट से आपका हड्डी बना होता है। तो बोन इसमें आपको कैल्शियम फास्फोट होगा। NaOH का रासायनिक क्या है? इसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। ठीक, संचायक बैटरी में कौन सा पदार्थ होता है? संचायक बैटरी जो होता है उसमें कौन सा होगा? सीसा होगा, सीसा। और जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ भी होते हैं वो किसमें आपको किसमें बदल जाते हैं? सीसा में। जितने भी अम्ल होते हैं वो किसमें रखे जाते हैं? मुख्यतः सीसा या प्लास्टिक में। कार बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? सेम वही चार्जेबल बैटरी है आपका, जिसमें आपको चार्जेबल में खास कर लिथियम का प्रयोग किया जाता है। अभी के जो कार आते हैं उसमें लिथियम का, मोबाइल में लिथियम का, लेकिन जो आपको चार्जेबल यानी कि जो बड़ा आकार का बैटरी होता है उसमें सल्फर का होता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक ना, जो घर में आप होता है ना इन्वर्टर पर जिसको चलाते हो। नीले पत्र को लाल कर देगा, नीले को लाल कर देगा, ये बबुआ अम्ल होगा। कौन होगा? अम्ल होगा। लाल को नीला कर देगा, वो होगा क्षार। चलिए, आइडोफोम का प्रयोग किया जाता है। आइडोफोम का प्रतिरोधी के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। दर्द निवारक में कभी कभी किया जाता है। ठीक ना, प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में। किडनी स्टोन जो हो जाता है, पेट में किडनी स्टोन हो जाता है, किडनी में आपको देखो छोटा सा स्टोन हो जाता है, ये कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है। जो ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, समझो कि एकदम पक्का ये छपेगा तुम्हारा क्वेश्चन कि जो किडनी स्टोन यानी कि होता है वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है। ताजमहल पर किसका स्वार्थिक दुष्प्रभाव पड़ता है? तो अम्लीय वर्षा का। और अम्लीय वर्षा में मैंने बताया आपको, एक होता है आपको NO2 होता है और एक होता है SO2। ये दोनों का दोनों किससे आपको मिलेगा? पानी से, H2O से मिलेगा। ये बदल जाएगा किसमें? HNO3, और ये आपको बदल जाएगा किसमें? H2SO4 में बदल जाएगा। तो ये दोनों का दोनों क्या हुआ? एक आपको नाइट्रिक एसिड हो गया, एक आपको सल्फर के एसिड। उसे ही एसिड रेन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? एसिड रेन। और जब एसिड रेन ताजमहल पर पड़ता है तो उसका पीलापन रहा है, धब्बा कर दे रहा है एसिड रेन। इस बात को ध्यान में रखिए। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। चलिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का भंडारण किसमें किया जाता है? तो कांच या सिरेमिक के पात्र में। जो भी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो कांच या सिरेमिक के पात्र में आपको देखने को मिलेगा। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करेंगे? तो H आयन देंगे। और क्षार क्या देगा? OH आयन देगा।
क्षार पूछे तो OH आयन देगा, और आप देखिएगा H प्लस आयन देगा तो वो कौन देगा, आपका अम्ल जो आपको घुलता है। ग्लूटेमिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो ग्लूटेमिक आपको जो अम्ल पाया जाता है ये गेहूं में पाया जाता है। किसमें, गेहूं में पाया जाता है। गेहूं रबी फसल है। खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ये बेंजोइक या आपको जो होता है सोडियम बेंजोनेट का प्रयोग किया जाता है। ये आपको बेंजोइक। विस्फोटक पदार्थ बनाने में अम्लों का प्रयोग होता है, तो एक आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का हो सकता है, नाइट्रिक अम्ल का भी हो सकता है। विस्फोटक भी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ये विस्फोट भी कर सकता है। और अम्लराज भी बनाया जाता है आपको, यानी एक्वारेजिया भी। अम्ल का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है अम्ल का जो खट्टा होता है अम्ल। 99 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल और भस्म अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेंगे तो लवण और पानी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लवण और पानी बनाएंगे। ठीक है, अम्ल और भस्म अभिक्रिया कर क्या बनाएंगे, लवण और पानी बनाते हैं। इस बात को ध्यान में रखें। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लवण बनाते हैं। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देगा, तो नीले को लाल में बदल देता है। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। ठीक, और लिटमस पत्र किसका बना होता है, लाइकेन का बना होता है। लाइकेन ओरिजिनली रूप से आपको बैगनी होता है, माने लिटमस पत्र। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में जो पाया जाता है मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब पोटेशियम का अच्छा स्रोत है, और पोटेशियम हृदय के लिए जरूरी होता है। अंगूर खट्टा आम यानी अंगूर खट्टा आम यानी कच्चा आम बोल सकते हो, इमली में और बनाना में भी कभी कभी मिलता है टार्ट्रिक अम्ल मिलता है। यह कौन सा आपको अम्ल मिलता है, टार्ट्रिक अम्ल मिलता है। पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए माने कभी कभी खूब ठूस कर खा लेते हो, एसिडिटी बढ़ जाता है। एसिडिटी बढ़ जाता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जरूरत पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है, तो जल में घुलनशील भस्म को कहा जाता है क्षार। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है, आपको क्षार कहा जाता है। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू जो होता है ये 7 होता है। अम्लीय पीएच वैल्यू जो होता है आपको, अम्लीय पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। आपको देखिए क्षारीय जो होता है आपको 7 से अधिक पीएच वैल्यू होगा, क्षारीय कड़वा लगता है आपको। मानव रक्त का पीएच वैल्यू जो होता है 7.4 होता है, तो ये क्या हो गया, क्षार हो गया, थोड़ा से आपको क्षारीय हो गया मानव रक्त का पीएच वैल्यू। अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू जो होता है ये 5.6 से कम होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि अम्लीय होता है। दूध का पीएच वैल्यू भी थोड़ा सा अम्लीय होता है, आपको 6.5 से लेकर 6.7 के बीच में होता है। ये आपको थोड़ा सा अम्लीय होता है दूध। याद रखिएगा दूध में आपको विटामिन सी और आपको आयरन नहीं पाया जाता है, लेकिन लैक्टिक अम्ल के कारण थोड़ा सा वो अम्लीय होता है। पेट में पाए जाने वाले हाइड्रोकोलिक जो होता है ये लगभग 1 से लेकर 1.5 कप बीच में होता है, तो लगभग 2 आपको लिख दिया गया है, यानी लगभग 1.5 आपको याद रखिएगा। औसतन जो होता है इसका पीएच वैल्यू 1.5 होता है। ये इतना खतरनाक होता है, आप समझ सकते हो। HCl जो आपके पेट में होता है हाइड्रोकोलिक अम्ल, इसको पेट से निकाल कर किसी के चेहरा पर फेंकोगे ना, पूरा का पूरा जल जाएगा, चेहरा खदड़ जाएगा। फिजिक्स स्टार्ट कर दिएगा, अरे फिजिक्स ये सभी के सभी आपको बचा हुआ थर्ड पार्ट है भाई, ये थर्ड पार्ट है। चौथा नंबर डे से आपको समझिए कि 8 क्वेश्चन फिक्स है। चौथा नंबर डे का जो भी 3 क्लास मैंने लिया है वहां से। ये देखो साबुन का पीएच वैल्यू क्या होता है, ये आपको क्षारीय होता है, इसलिए तो जल्दी से साफ कर देता है, क्षारीय होता है। नींबू का पीएच वैल्यू क्या होता है, 2 से लेकर 3 के बीच में होता है। टूथपेस्ट कितना होता है, आपको थोड़ा से क्षारीय होता है, क्योंकि हम लोग क्या पूछते हैं, तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है क्या, तो ये क्या होता है, थोड़ा से क्षारीय होता है, लगभग 8 से 9 होता है, जो कि मुंह की अम्लीयता को खत्म करता है। ठीक, चलिए विनेगर सिरका का पीएच वैल्यू क्या होता है, ये 2.5 होता है। 2.5 सिरका का होता है, CH3COOH माने ये होता है। पृथ्वी के सतह पर वर्षा जल का पीएच वैल्यू जो होता है लगभग आपको सतह पर होता है यही 5.6 से लेके आपको 6 के बीच में होता है। अम्लीय वर्षा एसिडिक रेन का आपका पीएच वैल्यू होता है। चलिए आगे चलते हैं। बालों और शैम्पू का समांतर पीएच वैल्यू क्या होता है, तो 4 से लेके 6 के बीच में, थोड़ा अम्लीय होता है। तो ये बाल में जो लगाते हो ना तुम लोग, वो शैम्पू, उसका जो थोड़ा से वो अम्लीयता होता है। चलिए अब यहां से हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का कोशिका सेल, भर भर कर क्वेश्चन आएगा, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज ये जो होगा इसको ध्यान से आपको देखने की जरूरत होगा, ध्यान से, और लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आपके लिए विशेष सूचना है, वो भी आपको सुनकर जाना है। चलिए कोशिका की खोज किसने किया था भाई, कोशिका की खोज सबसे पहले किया गया था आपको किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक द्वारा। मृत कोशिका की खोज किया गया था। कोशिका जीवन के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, और रॉबर्ट हुक ने ये देखिएगा 1664 में आपको देखिएगा सबसे पहले खोज करते हैं। कब करते हैं, 1664 में ये सबसे पहले खोज करते हैं
कोशिका की खोज करता है। चलिए रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। चलिए, कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान के शाखा के अंतर्गत किया जाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका में ऊर्जा का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? ऊर्जा घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। वहां पर आपको ग्लूकोज जब टूटता है C6H12O6, जब आपको ऑक्सीजन के आपको देखरेख में, तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी जो होता है ये आपको कहलाता है कोशिका का आपको करेंसी कहा जाता है, ये भी याद रखिए। प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? राइबोसोम। राइबोसोम में क्या होता है? आपको प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किस कोशिकांग को कोशिका का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, यानी सीपीयू कहा जाएगा? जैसे आपको सीपीयू जो होता है ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, वैसे कोशिका का मस्तिष्क कौन होता है? केंद्रक होता है। जैसे आपके शरीर को मस्तिष्क कंट्रोल करता है वैसी तरीके से। चलिए, कोशिका के सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? कोशिका के सबसे बाहरी आवरण होता है कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में। और जंतु कोशिका में होगा या पशु कोशिका में होगा तो उसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली अर्ध परगम्य होता है, यानी चयनित होता है, कुछ पदार्थ अंदर आने देता है, कुछ खराब पदार्थ बाहर भी जाने देता है। चलिए, कोशिका के अंदर तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म जो होता है कोशिका द्रव, ये जो होता है ये आपको कोशिका के अंदर के पदार्थ होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसे आदिम काल की कोशिका कहा जाता है। सबसे पुरानी कोशिका, सबसे ओल्ड कोशिका, और पूरी तरीका से ये आपको नहीं बनी है कोशिका, यानी पूरी तरीका से विकसित नहीं है, विकास इसका पूरी तरीका से नहीं हुआ है, विकसित नहीं है। और आपको इसके सभी अंगों का, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कोश के अविकसित होते हैं, और ये होते हैं तुम्हारा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं आपको इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, बी। चलिए आगे चलते हैं। किस अंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? सो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में जो होता है प्रकाश संश्लेषण होता है पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में। किस अंग में एटीपी का निर्माण होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे ऊर्जा गृह कहा जाता है कोशिका का, यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है। जंतुओं की कोशिकाओं में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में, ध्यान में रखिएगा। तो कोई भी आपको जंतु कोशिका का कोई रंग निर्धारित नहीं ना करना है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? क्लोरोप्लास्ट आपको पादप में होता है, पेड़ पौधे में होता है। ठीक, कोशिका भित्ति किस प्रकार से बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति, सेलुलोज। और पृथ्वी पर सबसे अधिक पदार्थ जो कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है वो कौन सा होता है? सेलुलोज ही होता है। सभी पेड़ पौधे के छाल किसके बने होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं। कोशिका में अपशिष्ट को नष्ट करने वाला अंग कौन होता है? तो कोशिका में आपको अपशिष्ट पदार्थ को नष्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम पाया जाता है जो अपने को ही घुला लेता है अपने में, और ये खतरनाक एंजाइम होता है, और ये लाइसोसोम में पाया जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, और इसमें डिफरेंट टर्म के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि आपको अलग अलग जो हानिकारक पदार्थ है अपने में घुला लेता है। ये डीएनए का कार्य क्या होता है? ये अनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है। डीएनए जो होता है ये अनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है, ठीक ना। आरएनए किसका निर्माण में करता है? तो आरएनए का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, और प्रोटीन जो होता है 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। ये पहले करा चुके हैं मैंने, 20 एमिनो एसिड से, जिससे 10 हमारे शरीर में खुद है, 10 हम लोग बाहरी से लेते हैं। चलिए, सेंट्रियोल किसके लिए जिम्मेवार है? तो ये कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेवार होता है। सेंट्रियोल जो होता है ये कोशिका विभाजन के लिए, तभी तो कोशिका विभाजित होकर दूसरा कोशिका बनता है ना। चलिए, पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो पादप कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है ये आपको बताना है। सो पादप कोशिका जो होता है, प्लांट सेल हुआ, ये प्लांट सेल हुआ, प्लांट सेल में नहीं होता है। आपको नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। तो ये देखिएगा, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल नहीं होता है, बाकी केंद्रक होगा, कोशिका भित्ति होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, ये सभी के सभी होगा। ये सेंट्रियोल नहीं आपको देखने को मिलता है, ये आपको अब जंतु कोशिका में सेंट्रियोल देखने को मिलता है। किस अंग को कोशिका का ग्रीन फैक्ट्री कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, जिसके कारण हरा पत्ता आपको दिखाई देता है, और जिस कारण से पत्ता अपना खाना भी बना पाता है, सूरज के प्रकाश में देखिएगा तो प्रकाश संश्लेषण कर पाता है, ये क्लोरोप्लास्ट। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ये जब देखता है कि कोशिका बुढ़ा हो चुका है तो कोशिका को मार देता है, उड़ा देता है, या कोई अगर इस पर आक्रमण करता है तो ये पहले अपने अंदर आने देता है और फिर उसको साथ ही में अपने साथ घुलाकर उड़ा देता है। इसे सुसाइडल बेड कहा जाता है, इसे लाइसोसोम कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है, ये जो होता है कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो पूरी तरीका से ये कोशिका का विकास नहीं हुआ होता है, पूरी तरीका से इसका केंद्रक भी विकास नहीं हुआ होता है। किसमें भैया? प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी पुरानी कोशिका, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब। यूकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं ये जो होते हैं ये स्पष्ट केंद्रक होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार के हो सकते हैं,
एक कोशिकीय यूकेरियोटिक कोशिका हो सकता है, बहुकोशिकीय। हम लोगों का जो कोशिका है ये बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक कोशिका है, ठीक ना। ये याद रखिएगा, प्रोटोजोआ जो होते हैं उनका आपको यूकेरियोटिक कोशिका में एक सेल का होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका तो हमेशा एक सेल का होगा और पूरी तरीका से विकसित भी नहीं होगा, ठीक ना। यूकेरियोटिक कोशिका जो पूरी तरीका से अंग जिसका विकसित हो चुका है उसे यूकेरियोटिक कोशिका कहा जाता है, यानी स्पष्ट केंद्र के साथ साथ स्पष्ट इसमें अंग भी दिखाई देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक ना। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। जो कोशिकाओं के बाहर झिल्ली पाई जाती है प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। पादप कोशिका में रसधानी यानी वेक्यूल कैसी होती है? तो पादप कोशिका में ये बड़ी होती है और आपको जंतु कोशिका में छोटी, यानी पादप कोशिका में इतना बड़ा होगा, हाइपोथेटिकली मानकर चलो, तो जंतु कोशिका में इतना बड़ा होता है रसधानी यानी वेक्यूल जो होता है, इसे आपको याद रखिए। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? आपके शरीर में, हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका होती है, यानी तंत्रिकन कोशिका होती है। तंत्रिकन कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिकन कोशिका इस तरीके से बनी होती है, आप देखिएगा तो तंत्रिकन कोशिका क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक। ये न्यूरॉन कोशिका जिसे कहा जाता है, ये आपके शरीर में आपको जो संवेदना एक जगह से दूसरे जगह जो ले जाती है, ये न्यूरॉन कोशिका होता है, ठीक ना। तो तंत्रिका को क्या कहा जाता है? जो आपके कंट्रोल करता है पूरे शरीर का, उसका इकाई कहा जाता है, ठीक ना। नर्वस सिस्टम की इकाई कहा जाता है। कौन सी कोशिका विभाजन नहीं करता है? तो बचपन में जितना आपका हो गया, तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क की कोशिका जिसे कहा जाता है, उसमें कभी विभाजन नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कोशिका सिद्धांत में क्या कहा गया है? तो कोशिका सिद्धांत यानी सभी जीव कोशिकाओं के बनी होती है। तो कोशिका के रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई जो शरीर का सबसे छोटा इकाई यानी सबसे छोटा इकाई जो होता है वो कोशिका होता है। यह देखिएगा किसने दिया था? तो स्लाइडन एंड स्वान ने आपको 1800 आपको कब दिया था बताइए? 1800 में दिया था या 1900 में दिया था? स्लाइडन एंड स्वान ने कोशिका के सिद्धांत कब दिया था? कोशिका सिद्धांत कब दिया गया था ये बताइए। तो स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। दो आपको मित्र थे, 1838-39 में दिए थे। एक 38 में लाया था, एक 39 में बताया था, तो दोनों मिलाकर 1838 में आप कर सकते हो। अब यहाँ पर यह चीज देखने की जरूरत है कि कोशिकाएं जो है, आपको कोशिकाएं जो है सभी कोशिकाओं की सभी जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है। कार्यात्मक यानी कार्य करने के लिए, रचनात्मक माने बनाने के लिए शरीर को, तो कोशिका से मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक से मिलकर अंग बनता है, अंग से मिलकर पूरा शरीर आपका बनता है। तो कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। और स्लाइडन एंड स्वान ने आपको दिया है, यह देखिएगा कि यह सिद्धांत दिया था, कोशिका के सिद्धांत दिया था। चलिए, डीएनए कहां पाया जाता है? डीएनए जो पाया जाता है मुख्य रूप से कोशिका में, ये केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। तो आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कहां पर डीएनए नहीं पाया जाता है या कहां पर पाया जाता है? यह याद रखिएगा, डीएनए जो होता है अनुवांशिकी के लिए आपको पदार्थ को संग्रहित करता है। अनुवांशिक का वाहक कौन होता है? डीएनए होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अनुवांशिक का वाहक डीएनए होता है। कौन सा अंग झिल्ली रहित होता है, यानी इसके चारों तरफ झिल्ली नहीं पाया जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं पाया जाता है, ये आपको झिल्ली रहित होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कोशिका का पाचन तंत्र क्या होता है? लाइसोसोम को कोशिका का पाचन तंत्र कहा जाता है, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा रंजक पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। कोशिका विभाजन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? केंद्रक द्वारा, ठीक ना। केंद्रक द्वारा जो होता है आपको नियंत्रित होता है। केंद्रक माने मस्तिष्क होता है कोशिका का। कोशिका का शक्ति, केंद्रक ही सबसे बड़ा अंग है, याद रखिएगा। कोशिका के सबसे बड़ा अंग जो होता है ये केंद्रक होता है, उसका क्या होता है? केंद्रक होता है। और सबसे छोटा अंग जो कोशिका का होता है वो राइबोसोम होता है। चलिए आगे चलते हैं। माने सबसे बड़ा कोशिकांग आपको केंद्रक हो जाएगा, सबसे छोटा कोशिकांग आपको राइबोसोम हो जाएगा। कोशिका की शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और यहीं पर आपको 38 एटीपी बनता है। क्या बनता है? यहीं पर आपको 38 एटीपी बनता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया को आपको क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। केंद्रक इसका मस्तिष्क होता है, ये सभी कंट्रोल करता है। सबसे बड़ा अंग होता है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। गोल्जी या गोल्गी निकाय का कार्य क्या होता है? गोल्जी बॉडी जो आपके शरीर में पाया जाता है उसका आयात निर्यात करना होता है, यानी यातायात का प्रबंधन करता है। क्या करता है? यातायात का प्रबंधन करना होता है। यातायात माने ट्रैफिकिंग का, जो आप लोग बनोगे ना ट्रैफिक पुलिस, तो यातायात का प्रबंधन करोगे। वैसे श्रवण आपको पैकेजिंग होता है, ठीक, यानी श्रावण भी काम होता है और पैकेजिंग एक जगह से दूसरे जगह भेजना, ये गाल्जी निकाय का या गाल्जी जो बॉडी है उसका काम होता है। स्मूथ ईआर, स्मूथ माने होता है चिकना, यानी चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो चिकना होता है वो किसका निर्माण करेगा? तो चिकना क्या हो सकता है? वसा हो सकता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जो चिकना होता है, वो आपको क्या बनाता है? आपको वसा बनाता है। वही खुरदरा जो होगा वो प्रोटीन बनाएगा।
तो आप देखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और ये खुरदरा होता है, रफ रफ माने क्या होता है, खुरदरा होगा, इस तरीके से इसका आपको ऊपर ये लगा होगा, इस तरीके से खुरदरा होगा, ये राइबोसोम बनाता है। और राइबोसोम क्या बनाता है आपको, प्रोटीन। तो ये आपको दिखेगा प्रोटीन के निर्माण में आपको राइबोसोम होता है, और ये आपको रेटिकुलम जो होता है आपको खुरदरा रेटिकुलम ये निर्माण करता है प्रोटीन का। इस बात को भली भांति याद रखिएगा। किस कोशिकांग में डबल हेलिक्स झिल्ली पाया जाता है, यानी डबल झिल्ली पाया जाता है, माफ करना, दो आपको ऐसे कोशिकांग का नाम याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें डीएनए भी पाया जाता है, और याद रखिएगा जिसमें आपको डबल आपको झिल्ली भी पाया जाता है, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था, इस तरीके से डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था, वो दिया गया था 1953 में। कब दिया गया था, 1953 में दिया गया था। और ये स्लाइडेन एंड स्वान, माफ करना, स्लाइडेन एंड स्वान आपको दिया था आपको कोशिका के सिद्धांत, वाटसन एंड क्रिक हो जाएंगे ना, वाटसन एंड क्रिक दिए थे, डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे, ठीक ना। और आपको स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या दिया था, वो दिया था कोशिका के सिद्धांत दिया था, ये भी याद रखिए। अमीबा की कोशिका का आकार कैसा होता है, अनियमित होता है, कोई भी आकार। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा आपका अमीबा है, अमीबा ने प्रोटोजोआ है, जो चप्पल के आकार का होता है। तो चप्पल का आकार का होने वाला प्रोटोजोआ पैरामीशियम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बराबर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन लिख लेना आप कहीं। डीएनए की संरचना कैसी होती है, दोहरी कुंडलन होती है, दोहरी कुंडलन, वाटसन एंड क्रिक ने आपको दोहरी कुंडलन का बताया है, ठीक ना, डबल हेलिक्स मॉडल। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है भैया, तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होता है राइबोसोम में। कहां होता है, राइबोसोम में। प्रोटीन निर्माण होता है राइबोसोम में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपको राइबोसोम का निर्माण करता है, और राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण। एटीपी का पूरा नाम क्या है, एटीपी जो होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है। इसे क्या कहा जाता है, कोशिका के करेंसी कहा जाता है। एडोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाता है, तो ये आपको एडोनोसिन आपको ट्राइफॉस्फेट। एक मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं, लगभग आपको 46 होते हैं। जोड़ा में पूछे तो 23 जोड़ा होता है, जिसमें से ऑटोसोम जो होते हैं यहां पर कह सकते हो वो आपको 22 जोड़ा होता है। 22 जोड़ा आपको मेल में भी सेम होता है, XX होता है, और फीमेल में भी सेम होता है, यानी मेल फीमेल दोनों में आपको बराबर होता है। 23वां जोड़ा को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, यानी सेक्स निर्धारित करेगा, बचवा लड़की है कि लड़का है। और ये जो होता है मेल में जो होता है ये होता है XY, और फीमेल में जो होता है वो हो जाता है तुम्हारा XX, यानी कि पूरा का पूरा X जो होता है ये आपको जो होता है फीमेल में होता है, और XY जो होता है ये मेल में। तो बचवा अगर मेल होगा तो उसका XY हो जाएगा क्रोमोसोम। चलिए आगे चलते हैं। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसके बनी होती है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया माफ करें, बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होती है इसके कोशिका भित्ति आपको देखिएगा पेप्टी ग्लाइकन का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। आप देखिएगा तो पेप्टिडोग्लाइकन का बैक्टीरिया का बना होता है आपको क्या, कोशिका भित्ति। कवक का किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। पादप का, पेड़ पौधे का किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। शैवाल का किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है कोशिका भित्ति। प्लाज्मा झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है, अर्धपरागम्य होती है, यानी चयनित अर्धपरागम्य होती है, यानी जो जरूरी है पदार्थ जो लिक्विड फॉर्म में उसे अंदर आने भी देगा, और कुछ जो हानिकारक है उसे बाहर जाने भी देगा, यानी चयनित होती है, यानी पहचान अंदर बाहर आने जाने देती है। कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक अंग कौन सा है, तो कोशिका विभाजन के लिए सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल विभाजन करता है कोशिका में। आपको एंजाइम बनाने का कार्य क्या होता है, राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है इसमें क्या बनता है, एंजाइम बनता है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है, तो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। 107 देखिए, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत दिए थे स्लाइड, आपको किसने दिया था बताइए, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था 1853 में। एक मिनट, ये तो डबल हेलिक्स आपको हो जाएगा ना, ये आपको वाटसन क्रिक होगा ना, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था 1838 में, 39 में। यह देखिएगा कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत में दिए थे कि सभी जीव जंतु के सबसे छोटी इकाई कोशिका है, कोशिकाओं से मिलकर सभी जीव और जंतु बने हुए हैं। शरीर के रचनात्मक इकाई भी कोशिका है, शरीर के क्रियात्मक इकाई भी कोशिका है। यह किसने दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान, आपको वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। कोशिका सिद्धांत वाटसन क्रिक ने दिया था, सॉरी, कभी कभी आपको जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो दिमाग में आ जा रहा है। सबसे पहले किसने यह कहा कि सभी पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं, स्लाइडेन ने कहा था। यह सिद्धांत दिया था पौधे के बारे में, इन्होंने आपको पौधे के बारे में। फिर आपको ये 1838 में ये बताते हैं, 1838 में। फिर आपका है स्वान, स्वान क्या कहता है, ये सभी जो होते हैं ये आपको किसके बने होते हैं, जो आपको जंतु बने होते हैं ये आपको कोशिकाओं के बने होते हैं, यानी कि किसने कहा कि सभी जानवर कोशिकाओं के बने होते हैं, स्वान ने कहा। दोनों ने मिलाकर 1839 में सिद्धांत दे दिया जिसे कहा जाता है कोशिका सिद्धांत। और कोशिका सिद्धांत में बताया कि भाई शरीर के सबसे रचनात्मक क्रियात्मक छोटी इकाई कौन सी है, कोशिका है। कोशिका में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या होता है, अनुवांशिक जानकारी का नियंत्रण करना। केंद्रक क्या करता है, अनुवांशिक जानकारी को नियंत्रित करता है, और सभी को आपको कोशिकाओं को सभी अंगों को नियंत्रित भी करता है। किस प्रकार की कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से गति करती है, तो अमीबा जैसी कोशिका जो होती है ये स्वतंत्र रूप से गति करने के कर देती है। फंगस की कोशिका भित्ति कैसी बनी होती है, फंगस जो होता है वही आपको दिखिएगा, फंगस मैंने अभी बताया आपको, वही आपको कवक,
सो कवक काइटिन का बनी होती है। किसका बनी होती है? काइटिन का। कोशिका झिल्ली किसके नियंत्रित करती है? पदार्थों का आगमन, जो जरूरी पदार्थ है अंदर आने देगा, अर्धपरागम्य होता है कोशिका झिल्ली, और जो खराब पदार्थ होगा उसको बाहर जाने देगा। तो आगमन कौन आएगा कौन जाएगा इसका नियंत्रण करता है। किस अंग को पैकेजिंग सेंटर कहा जाता है? यानी कि कोशिका में जो पैकेजिंग का कार्य करता है, यातायात का कार्य करता है, वो गोल्जी बॉडी करता है, गोल्जी निकोय करता है। इसे भी याद रखिए। चलिए क्वेश्चन 108, लाइसोसोम का क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को जो कहा जाता है इसे आपको कोशिका की आत्महत्या का थैला कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या के थैला कहा जाता है। ठीक, यानी या तो ये आपको क्या अपने को भी आपको उड़ा सकता है, जब देखेगा कि भैया हमारे पर हमला हो रहा है तो कोशिका को आपको नष्ट कर देता है। किस प्रकार के जीवों में झिल्ली बाधित अंग नहीं होता है? तो किस प्रकार के जीवों में झिल्ली बाधित यानी बंधित हो जाएगा यहां पर, यानी चारों तरफ से झिल्ली नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। ये आदिम काल की कोशिकाएं होती है, पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है, इसलिए चारों तरफ से झिल्ली नहीं होता। कौन सा अंगक झिल्ली हो रहित होता है? तो ये आप देखिएगा, ये आपको राइबोसोम जो होता है ये भी पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, और ये भी देखिएगा झिल्ली इसमें नहीं पाया जाता, यानी कि राइबोसोम एक ऐसा आपको पाया जाता है जिसमें झिल्ली नहीं पाया जाता है। बाकी देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया वो इसमें झिल्ली पाया जाता है। कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? कोशिका को आकार देना। कोशिका भित्ति कहां पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है, पादप सेल में पाया जाता है। और ये क्या करता है? इसको कठोरता देता है। क्या देता है? कठोरता देता है, या इसका आकार देता है। ये भी आपको काम सुरक्षा प्रदान करता है इसको, कोशिका भित्ति याद रखिएगा। ठीक ना। किस कोशिका को स्वच्छता दूत कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम देखता है कि हमारे कोशिका में कोई ऐसा पदार्थ आ रहा है जो हानिकारक है। लाइसोसोम यह देखता है कि हमारे कोशिका में कोई ऐसा रोग आ रहा है जो हमको खतरनाक पहुंचा सकता है, खतरा। लाइसोसोम यह देखता है कि भैया हम मरने वाले हैं, कोशिका पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसका अंग पूरी तरीके से काम नहीं करता है, बोलता है जय सिया राम, काम खत्म करो, अपने आप को उड़ा देता है। क्योंकि यहां पर अलग अलग एंजाइम पाया जाता है, ठोस को गुलाने वाला, द्रव को, ये सभी प्रकार के आपको एंजाइम पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम कहता है ठीक है, अपने आप को ही उड़ा देते हैं। चलो बात ना रहेगा बास, ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी। चलो क्वेश्चन 109 देख लो। किसमें डीएनए नहीं होता है? इसमें डीएनए नहीं होता है आपको बताना है। सो केंद्रक में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है। चलो आगे चलते हैं। क्रोमोसोम में कौन सा पदार्थ पाया जाते हैं? तो क्रोमोसोम में डीएनए और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। क्रोमोसोम में डीएनए प्रोटीन पाया जाता है। जीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है? जीव जो होता है कोशिका की उपस्थिति होता है, और निर्जीव में कोई कोशिका नहीं होता है, उसमें पार्टिकल होते हैं, अणु होते हैं। क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं, अणु होते हैं आपको, उसमें कोशिका नहीं होता है। जीव जो होगा उसमें कोशिका होगा ही होगा, इस बात को ध्यान में रखिए। या तो सिंगल सेल होगा, या तो आपको कहिएगा कि आपको डबल भी यानी एक से अधिक वाला सेल वाला हो सकता है। ठीक ना। क्रोमोसोम में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो डीएनए प्रोटीन। जीव और निर्जीव में यह हो गया क्वेश्चन। कोशिका में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? 70% होती है। न्यूरॉन किस प्रकार की कोशिका है? तंत्रिका कोशिका की इकाई होता है न्यूरॉन जो होता है। ठीक ना। आवेश को ले जाता है एक जगह से दूसरे जगह शरीर में। आरबीसी का जीवन काल रेड ब्लड सेल कहा जाता है। ये हम लोगों में नहीं पाया जाता, यानी स्तनियों में जो, क्योंकि मैमल के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। मैमल के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये याद रखिएगा। दो छोड़कर, लामा और ऊंट को छोड़कर, लामा और ऊंट में पाया जाता है। लगभग इसका जीवन काल 120 दिन तक होता है। डीएनए किस अंग में पाया जाता है? तो केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। ये बार बार इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूं कि आप लोग भूल जाते हो। ठीक ना। पादप कोशिका की दीवार बनी होती है, जो पादप कोशिका यानी प्लांट सेल की जो दीवार बनी होती है वो किसकी बनी होती है? आपको बनाना है। तो प्लांट सेल की दीवार जो बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। क्योंकि भाई देखो, कोशिका भित्ति जो बनी होती है प्लांट सेल का, वो सेलुलोज ही की तो बनी होती है ना। क्या दिक्कत है? ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और साथ में आपको देखिएगा कि शैवाल का भी बना होता है, शैवाल का भी बना होता है। कवक का बना होता है आपका काइटिन का। आगे चलते हैं, इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी। और शैवाल आप सेलुलोज सबसे अधिक पाए जाने वाला कार्बनिक आपको देखिएगा पृथ्वी पर पदार्थ है। मानव शरीर में कुल कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 37 ट्रिलियन होती है। मानव शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन औसतन पाया जाता है कोशिकाएं। कौन सा अंग कोशिका का डाकघर कहलाता है? यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, यातायात प्रबंधन करेगा, गोल्जी बॉडी को डाकघर कहा जाता है। मानव में सबसे छोटी कोशिका लास्ट है आपको देखिए, शुक्राणु, स्पर्म जिसे कहा जाता है। ये किस में मिलता है? मेल में मिलता है। मेल का जो स्पर्म होता है ना, उसे शुक्राणु कहा जाता है। ये आपको सबसे छोटी कोशिका ये होती है। सबसे बड़ी कोशिका फीमेल में होती,
माफ करना, शरीर के सबसे बड़ी कोशिका फीमेल के अंडाणु होता है। वैसे ये पूछ रहा है ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग अंडा होता है, ऑस्ट्रिच बहुत बड़ा होता है, ठीक ना, ये सबसे बड़ा एकल कोशिका है, ये आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे विश्व में आपको बड़ा कोशिका है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, अंडाणु में होती है आपको, ओवम, ये आपको फीमेल में होती है, किसमें होती है, फीमेल की आपको होती है, ये भी याद रखिएगा। मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, शुक्राणु स्पर्म सेल होती है, ये होती है मेल में, किसमें होती है, मेल में होती है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे छोटी, अब यही जो है अंडाणु और यही शुक्राणु, यही अंडाणु और शुक्राणु कहां मिलता है, फिलोपियन ट्यूब में मिलता है, फिलोपियन ट्यूब में मिलता है और वहीं पर जाकर जाइगोट बनाता है, क्या बनाता है, जाइगोट, और फिर जाकर बच्चा का विकास होने आगे की तरफ शुरू होता है भ्रूण अवस्था में। सबसे छोटी स्वतंत्र जीवित कोशिका क्या है, यानी सबसे छोटी जीवित कोशिका, यानी पूरे विश्व में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा है, ये याद रखिएगा। इसका आकार जो होता है 0.1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है, माइक्रोमीटर मतलब होता है 10 के पावर -9 मीटर, यानी इतना छोटा होता है ये। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, मानव शरीर की तंत्रिका कोशिका, नर्वस जो सेल होता है ये लंबी होती है, ध्यान में रखिएगा, बड़ी नहीं लंबी कोशिका ये होती है। चलिए, सबसे तेज विभाजित होने वाली कोशिका, यानी कौन सी कोशिकाओं में सबसे तेज विभाजन होता है, जहां पर ब्लड बनता है आपका, अस्थि मज्जा की कोशिका, ठीक ना। सबसे अधिक ऊर्जा उपयोग करने वाली कोशिका कौन सी होती है, तो ये मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका, इसमें कम विभाजन भी होता है, मस्तिष्क में कम विभाजन होता है कोशिकाओं में, ये याद रखिएगा, कम विभाजन होता है। साथ में याद रखिएगा इसका तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क कोशिका इसे कहा जाता है, और ये सबसे अधिक एनर्जी खत्म करता है, यानी आपके शरीर के सबसे अधिक एनर्जी कौन खत्म करेगा, ये। इसलिए पढ़ते पढ़ते तुम्हारा एनर्जी क्या होता है, ज्यादा दिमाग खत्म करने लगता है तो धिक जाता है, गर्म हो जाता है, और दिमागवा गर्म हो जाता है तो तुम कहते हो अरे दिमाग गर्म हो गया, हटाओ अब नहीं पढ़ेंगे, अब तो नहीं पढ़ेंगे, हटाओ यहां से, आज तुम दिमाग हमारा गर्म हो गया, बाल झड़ने लगा, कितना पढ़ेंगे, हमारा सदियों नहीं होगा। चलो, सबसे अधिक ऊर्जा कौन सा खत्म करेगा, मस्तिष्क करेगा। चलो, कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होता है, ये क्या होता है, लाल रक्त कोशिका होता है, आरबीसी होता है। आरबीसी जो होता है इसमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है, लामा और ऊंट को छोड़कर इसमें नहीं पाया जाता, व्हाइट ब्लड सेल में पाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिए। कौन सी कोशिका जीवन भर विभाजन नहीं करती, तंत्रिका कोशिका। और हृदय की मांसपेशी कोशिकाएं मुख्यतः तंत्रिका कोशिका आपको याद रखना है, और मांसपेशी कोशिका भी कम ही विभाजन करती है। केंद्रक की खोज किसने किया था, यह रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। खोज के देखो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था, यानी कोशिका के मस्तिष्क का। कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था 1665 में, सबसे पहले याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, ऑल्टमैन ने किया था 1890 के समीप में, यानी याद रखिए, समय नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है, नाम, इसका नाम याद रखो। राइबोसोम का जी पैलेड ने किया था, यानी पैलेड ने आपको किया था खोज, राइबोसोम प्रोटीन वाला, आपको प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह के लिए होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, स्मूथ वसा वाला हो जाएगा, आपको खुरदरा जो हो जाएगा राइबोसोम और प्रोटीन के लिए हो जाएगा, ये पोर्टर ने आपको दिखेगा 1945 में। लाइसोसोम आत्महत्या के थैली वाला हो जाएगा क्रिश्चियन डी डूबे, डी डूबे याद हम लोग कर लेते हैं, ये आपको ड्यूब लिखा जाता है, लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं, डूबे लिख लेते हैं, डूबे, डी डूबे, ठीक ना, तो ये असल में ड्यूब लिखा आता है आपको, लेकिन क्या करोगे, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्जी बॉडी निकाय की खोज किसके द्वारा किया गया है, कैमिली गोल्जी द्वारा किया गया है, कैमिलो गोल्गी द्वारा किया गया है, इसे गोल्जी बॉडी कहा जाता है 1898 में। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया था, AFVR संपर ने किया था, ये याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में, जिसमें आपको क्या क्लोरोफिल पाया जाता है। कोशिका झिल्ली की खोज किसने किया था, नेगेली और क्रोमर ने कोशिका झिल्ली की खोज किया था। न्यूक्लियोस की खोज किया था, न्यूक्लियोस याद रहे, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोस, ये आपको फुंटना ने किया था, ठीक, छोटा होता है ये, फुंटना ने किया था। क्रोमोसोम की खोज किसने किया था, वर्ल्डेयर ने किया था, किसने किया था, वर्ल्डेयर ने क्रोमोसोम की खोज किया था, ठीक ना। चलिए, आपको यहां पर खत्म होता है, काम तमाम होता है इस तरीके से। और आपको मैं बता दूं कि अभी कि आपका जो कल टेस्ट होने वाला है उस बारे में मैं बता दूं, डबल हेलिक्स मंडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, हमने क्या बता दिया, हमने भी तो वाटसन एंड क्रिक ने बताया है जी। अरे भाई, वाटसन एंड क्रिक बताए हैं, तुम लोग को कैसे लगता है कि वाटसन एंड क्रिक कब पे से बता रहे हैं तुम लोग को, डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन एंड क्रिक ने दिया है, स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका के सिद्धांत दिया है। यही कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, वाटसन एंड क्रिक दिया है, स्लाइडेन स्वान दिया है, तो वाटसन एंड क्रिक होगा। क्या मैंने क्या बता दिया, गलत बता दिया का, वाटसन एंड क्रिक, सी कहां से होगा, लगा रहे हो, यहां पर बी में दिया है आपको वाटसन क्रिक, तो तुम सी लगा रहे हो, दिमाग तुम्हारा सठिया गया है का है? ये देखो, बुड़बकवा लगा रहा है सी और बोल रहा है वाटसन एंड क्रिक, जबकि बी में दिया है वाटसन एंड क्रिक, क्या कहा जा सकता है भाई, है तो है, अब इसमें हम क्या कर सकते हो, इसमें कुछ कह थोड़े ना सकते हो, है तो है। चलिए, अब यहां पर मैं कुछ आप लोगों को जानकारी दे दूं,
बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे देखिए आप लोग। और ये देखो, यहां पर एक जानकारी ले लो और मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग को उपस्थिति दर्ज कराना होगा। और मैं आपको आज निकलूंगा, अब तो तैयारी करूंगा निकलने के लिए ही। तो जैसे ही यहाँ पर आपको सभी सेट आपको प्रिंट हो जा रहा है, ओमआर सीट प्रिंट हो जा रहा है, यहां से निकला जाएगा, ठीक। और ये देखिएगा कि यहां पर आप देखिएगा कि जो आपको भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, वहां पर कल यानी संडे को 25 तारीख को टेस्ट होने जा रहा है, ओपन टेस्ट भागलपुर में। और ये होगा आपको भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के फील्ड में। आप लोग जानते हो कि आपको ये थोड़ा सा आपको भागलपुर से थोड़ा मतलब हट के, इसलिए शांति तरीके से आपको टेस्ट कंडक्ट करा लिया जाएगा। ओपन टेस्ट है, याद रखिएगा, ओपन टेस्ट है भागलपुर जिला वाला, याद रखिएगा। आपका टाइम सुबह के 6 बजे है, डेट है 25 मई 2025 रविवार को। तो आप कोशिश कीजिएगा आने के लिए। 19,838 में आपका वर्दी दूर नहीं है, सपना को पूरा करने के लिए आप देखिएगा कि ये टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है। फिर उसके जस्ट बाद आप देखिएगा मुझे जाना है आपको जमुई की तरफ जाना है। और जमुई में आपको जो टेस्ट होगा वो केकेएम कॉलेज ग्राउंड जमुई में होगा। कहां होगा? केकेएम कॉलेज ग्राउंड जमुई में होगा। और ये भी उसी दिन होगा, यानी कल ही होगा, और शाम को होगा, यानी कि जमुई में जो ओपन टेस्ट होगा वो शाम को होगा। और ये देखिएगा, ये जो टाइमिंग इसका है वो भी देख लीजिए। इसका जो टाइमिंग है, यहां से मैं आपको थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूं, देख लीजिए आप एक मिनट। ये जो हो जाएगा इसका टाइम, ये 4:30 बजे शाम को आपको आ जाना है। 25 मई को रविवार को यहां से हम लोग आज निकलेंगे, अभी निकलेंगे कुछ देर में, आप देखिएगा तो। और ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। बाकी यहां पर आप देखिए, फिर से बड़ा कर मैं आपको सेंटर का दिखा देता हूं। ये जो भागलपुर में है, आपको देखिए टेलीग्राम पर भी मैं इसे शेयर किया हूं। भागलपुर में आपको भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के आपको फील्ड में आपको देखने को मिलेगा टेस्ट। और ये सुबह में मिलेगा, सुबह में आपको मिलेगा 6 बजे ये आपको। और जो आपको जमुई होगा वो आपको देखिएगा शाम में आपको 4:30 बजे। उसके बाद यहाँ पर एज अ गेस्ट की तरह बुलाया गया, तो यहाँ पर भी जाना है। और ये है चेतक फिजिकल एकेडमी, यहाँ पर भी आप लोग आना है तो आ सकते हैं। 12 बजे 1 बजे मैं यहाँ पर रहूंगा। और देखिएगा ये चीज आपको, तो मैंने जो भी बताना था मैं आपको बता दिया, समझा दिया। और ये जो है आपको टेस्ट कंडक्ट कराने में स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला ही था कि भागलपुर में अगला टेस्ट होगा, तो आप लोग भी तैयार रहिएगा और मिलते हैं। हाँ, अब रहा आप लोगों का बात, ये भी ध्यान में रखिए। आप लोगों का बात, एक बात भागिए मत, यहां पर सुन लीजिए। आप लोगों का बात, तो आप लोगों का बात ये चीज है कि मैं एनआईटी घाट पर टेस्ट ले लेता, लेकिन जब मैं नहीं रहता हूं एनआईटी घाट पर, तो लड़के हुड़दंगई करने लगते हैं। काफी ज्यादा होते हैं, 800-900 लड़के हो जाते हैं एनआईटी घाट पर। अब तो और ज्यादा हो जाएंगे, जिस कारण से टेस्ट लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने क्या बोला है कि आप देखिए, सुबह वाला जो है 6 बजे वाला, 6 जो आपको एम में टेस्ट होगा, ये हमारे कोचिंग क्लास पर आइएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर मैं आपको रखवा दूंगा क्वेश्चन, और वहां पर आप टेस्ट लगा लीजिएगा, ठीक। ये 6 बजे जो आपको भागलपुर में स्टार्ट होगा, उसी समय कोचिंग क्लास पर मैं स्टार्ट करा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग लगा सकते हैं वही टेस्ट आपको। और फिर देखिएगा कि शाम में जब 4:30 होगा, थोड़ा दोपहर का समय होता है, कम ही लोग आइएगा, क्योंकि वो भीड़ फिर हो जाता है, काफी ज्यादा कोचिंग क्लास में भीड़ हो जाता है। तो 4:30 पर भी टेस्ट आपको होगा। जो आपको ये वाला सुबह वाला जो टेस्ट लगाएंगे पट्टा मेरे मतलब क्लासरूम में, वो कोशिश कीजिएगा शाम वाला नहीं लगाने का। एक टेस्ट लगाइएगा, 2-2 टेस्ट लगाने की मतलब क्या ही जल्दीबाजी है। तो ये शाम वाला जो होगा, ये भी कोचिंग क्लास पर हम रखवा देंगे, ठीक ना। ये भी कोचिंग क्लास पर आपको रखवा देंगे, कोचिंग क्लास पर आपको स्टडी मोड का, वहां जाकर आप शाम में लगा सकते हैं। तो आपको जो भी जब सुविधा मिले आप जाकर लगा सकते हैं, ठीक ना। जब टेस्ट वहां स्टार्ट होगा, यहां भी टेस्ट स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ मेरे हॉस्टल पर भी टेस्ट स्टार्ट होगा उसी समय में, हॉस्टल पर भी। और ये आपको देखिएगा हॉस्टल पर भी टेस्ट आपको स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से आप देखिएगा कि टेस्ट आपको ओपन टेस्ट है, एकदम हूबहू एग्जाम के टाइप का क्वेश्चन मैंने सेट किया है। रात भर जगह है, समझो कि मात्र 2 घंटा सोए हैं सुबह का। देखिएगा तो सुबह 5 बजे तक तो मैं आपको एकदम क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहा था, टेस्ट तैयार कर रहा था, ठीक। हाँ, अब बात रहा कि ये सर जी, ये जो है इसका पीडीएफ जो हो रहा है, यानी तेरी यादें, एप्लीकेशन पर जाइए, है वहां पर आप दिखाई देगा बैच आपको, वो आपको वहां से ले लेना है, वहां से आपको मिल जाएगा। साथ में ये याद रखिएगा कि ये जो आपको फुल मॉक टेस्ट होगा, अब जो अलग अलग जिले में है, यानी कि आपको कोई कहीं बैठा है, उसका कैसे होगा, सो टेलीग्राम पर, उसी समय मैं टेलीग्राम पर टेस्ट देता हूं, ओपन टेस्ट। तो आप लोग टेलीग्राम पर लेकर आप लोग क्या करना है कि कॉपी निकालना है और एक 100 खाना बना लेना है, और ईमानदारी पूर्वक आपको टेस्ट लगाना है। उसके बाद मैं आंसर शेयर करूंगा, तो ईमानदारी पूर्वक आपको टेस्ट लगा लेना है, ठीक। तो टेलीग्राम स्टडी मोड पर भी ओपन टेस्ट सुबह शाम वाला दोनों मिलेगा। और जो घर बैठकर आराम फरियाते हैं संडे को, वो संडे को दोनों का दोनों टेस्ट लगा सकते हैं। ये आपके लिए था। अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि 4-4 जिला को मेंटेन करूं, शनिवार और इतवार। मेरा पूरा सपना है आप लोग के साथ मिलना, आप लोग के साथ टेस्ट देखना और कंपटीशन का लेवल देखना। और आप लोग अगर चाहोगे तो इस एग्जाम को आराम से फाड़ोगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग सभी एग्जाम निकालोगे, बशर्ते ईमानदारी से टेस्ट देना, चोरी उरी मत करना। ईमानदारी अपने घर पर बरतोगे तो वहां पर आराम से एग्जाम निकाल लोगे, ठीक। 45 नंबर आ रहा है, रनिंग शुरू कर दे, कम से कम 50 नंबर तक जाइए, उसके बाद अपना रनिंग शुरू कीजिएगा, कम से कम 50 नंबर तक। स्लाइडेन एंड स्वान ने, अरे भाई तो हम यही ना बता रहे हैं कि स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या दिया था,
1900 आप देखिएगा कि 1838-39 में इन्हें आपको कोशिका के सिद्धांत दिया था। और नॉर्सन एंड क्रिक ने आपको दिया था आपको लगभग 1953 में आपको डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, यानी डीएनए का सिद्धांत दिया था। कब से तो यही बता रहे हैं। एग्जाम में फाड़ कर रख देंगे, धुआं धुआं। मनीष बड़ी मार माराओगे, ठीक ना। किंग ऑफ गोपालगंज देखो बड़ी बदमाश लिखा। चलो मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। और मुझे अभी हॉस्टल पर जाना है क्लास लेने के लिए, उन लोगों को पढ़ाना होगा, तभी तो यहां से निकलेंगे। तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। तेरी यादें सीरीज आपको रिजल्ट दिलाएगा अगर आप विश्वास करते हो तो। अपने से भी कुछ कुछ पढ़ते रहिए, लेकिन ये मत छोड़िए और ये आपका रिजल्ट दिलाएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक ध्यान रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद।